हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुहैप। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में हमने क्या पढ़ा, आपको वो एग्जैक्टली याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। फेडरलिज्म पावर शेयरिंग कहां जरूरी है। पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में कि पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है कि जब किसी देश की ऐसी मानसिकता होती है कि बलवान को और बलवान बनाओ और दुर्बल को मरने दो, कि भाई मेजॉरिटेरियन आइडियोलॉजी है जैसे श्रीलंका में थी कि सिन्हाला कम्युनिटी को पावर दो, बाकियों को नेग्लेक्ट कर दो। जब ऐसी सोच होती है कि जब आप पावर को समाज में समान रूप से नहीं बांटते, जब आप पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, पावर का मतलब सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर नहीं, पावर का मतलब राइट्स भी होता है। पावर का मतलब ये नहीं है कि आपने जाकर किसी का घर तोड़ दिया, किसी का घर बचाना भी तो एक पावर है। यानी कि पावर का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि कुछ करना, अधिकार भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो लोगों को अगर आपने राइट्स दे दिए तो लोगों को आपने पावर दे दी। फेडरलिज्म चैप्टर यहां पे एक ऐसे किस्म के पावर शेयरिंग की बात होती है जो सरकारी तंत्र में होता है, कि मतलब पूरी जो गवर्नमेंट है, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, चाहे हम लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात करें, यानी कि आपके नगर के पार्षद या नगर निगम से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक, जो पूरा सरकारी तंत्र है, जो पूरा गवर्नमेंट सिस्टम है, इसमें पावर को किस तरीके से बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है, ये सब कुछ हम समझेंगे फेडरलिज्म में। ठीक है, तो ये बहुत ही कमाल का चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं अगर तो भी इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा यहाँ पे जिस्ट भी आपको दिया गया है कि भारत का संविधान कैसा है। उन देशों को भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे, जैसे अमेरिका को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, जिनका बहुत नाम है विश्व में, देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको भारत के संविधान के ऊपर गर्व करने की एक और वजह मिल जाएगी। एनीवेज, फेडरलिज्म चैप्टर को हम फटाफट जो है स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन फेडरलिज्म की कई बार पूछा जाता है, उससे पहले मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं डेफिनेशन याद कैसे करनी है। देखो, आंसर्स जो है जल्दी याद करने की कोशिश करना चाहिए। जब ये वीडियो देख रहे हो तभी जितने आंसर्स आप याद कर सकते हैं उतने आंसर्स आराम से याद कर लीजिए। साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखिएगा कि थोड़ी बहुत इंग्लिश सबको आनी चाहिए। ठीक है, अगर सोशल साइंस में मार्क्स चाहिए तो सब रटने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझो या कॉन्सेप्ट नहीं भी समझने की कोशिश करनी है, पर अगर मान लो नहीं भी समझ में आ रहा तो कुछ कीवर्ड्स याद रख लेना और उन कीवर्ड्स के आधार पे आंसर तुम खुद ना खुद फ्रेम कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल तुमसे पूछा जाता है कि फेडरलिज्म जो है, व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है बेसिक, वो मानो आपसे पूछा जाता है। तो फेडरलिज्म व्हाट इज इट? इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या है? एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, सीधी सी बात है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। कैसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? जिसमें पावर शेयरिंग होती है। यानी कि ये ऐसा मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। यहां सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की जगह आप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी लिख सकते हो। मोनार्कियल या एक ही याद रखो, क्या है कि ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया कि इंग्लिश जिसकी अच्छी है वो यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिख सकता है, वो यहाँ पे टाइप ऑफ गवर्नमेंट लिख सकता है। याद कैसे रखना है? फेडरलिज्म की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके सिर्फ मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, उसके बाद पूरी डेफिनेशन भी बताऊंगा। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वो सरकार चलाने का एक सिस्टम है, और भी सिस्टम हो सकते हैं। बाकी सिस्टम में क्या हो सकता है कि फेडरलिज्म का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे पावर शेयरिंग होती है, यानी कि पावर बांटी जाती है। सर, ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या और भी ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, या फिर डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन सरकारों में क्या होता है ना, पावर शेयरिंग नहीं होती, एक ही के पास पावर होगी। वो कोई एक शख्स हो सकता है, कोई एक कम्युनिटी हो सकती है, या फिर कुछ 4-5 लोगों का ग्रुप हो सकता है। यानी कि पावर रिसाइड्स विद वन, है ना, मतलब पावर शेयर नहीं हो रही है वहां पे, ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। फेडरलिज्म इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
डिक्टेटरशिप इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच बिलीव्स इन पावर शेयरिंग। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर शेयर होती है। अब पावर किस में शेयर होती है ना, तो अगर इसको हम यहां लेकर आए, पावर शेयर होती है बिटवीन, जिसको मैं B/W से डिनोट कर रहा हूं, पावर शेयर होती है बिटवीन अमंग सेंटर एंड वेरियस, क्या वर्ड यूज किया गया आपके टेक्स्ट बुक में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट्स वर्ड जो है यूज किया गया। अगर ये वर्ड एकदम लास्ट में आ गया है तो मैं इसको यहां से हटा करके कहीं और लिखता हूं, एंड भी मिटा देते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पावर शेयरिंग होती है बिटवीन, अमंग नहीं याद रखना है तो अमंग भी हटा दो, है ना। पावर कहां शेयर होती है, पावर शेयर होती है बिटवीन सेंटर एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी 2 और मोर देन 2। सीधी सी बात है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट अगर नहीं याद आ रहा तो मत लिखो, ये वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में यूज किया गया। ऑलवेज रिफर एनसीईआरटी फॉर एवरीथिंग। कोई भी बुक हो, कोई भी गाइड हो, कोई भी रेफ्रेशर हो, अच्छा है रेफर करना, पर एनसीईआरटी को अपना ग्रंथ समझ करके चलोगे तो सीबीएसई में मार्क्स स्कोर करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी टेक्स्ट बुक में कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड यूज किया गया, इसका ये मतलब नहीं है आपको भी ये यूज करना है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, कि मतलब पावर सेंटर एंड वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, या बिटवीन सेंटर एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, या बिटवीन सेंटर एंड अदर बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब ये होता है कि सेंटर के अलावा कहां कहां आपने पावर बांटी है। कॉन्स्टिट्यूएंट लिखो, ऑर्गन लिखो, बॉडी लिखो, पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट लिखो, सब सही है। So what is federalism? Federalism is a system of government where power is shared between center and various constituents। एक ऐसा सरकारी तंत्र जहां पे ताकत या अधिकार, पावर जो है वो बांटी जाती है। पावर इज नॉट जस्ट स्ट्रेंथ, पावर इज ऑल्सो राइट। राइट भी एक किस्म का पावर है। आप जनता जनार्दन को अगर उनके हक दे दोगे तो उनके पास पावर है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डेफिनेशन के हिसाब से ये एक राइट है, बट एक राइट भी तो एक पावर है ना। अगर मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ही नहीं तो मैं स्पीच की या अपने एक्सप्रेशन की या अपने ओपिनियन को रखने की पावर कैसे एक्सरसाइज करूंगा। इसलिए राइट भी इट इज अ फॉर्म ऑफ पावर ओनली। पावर का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई काम करने की पावर हो या आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो। किसी राइट को एक्सरसाइज करने की पावर भी पावर कही जाती है। पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे है फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच बिलीव्स इन पावर शेयरिंग, believes in power sharing among whom, between center and various constituents या between center and other government bodies। सीधी सी बात है। और ये अदर गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं या अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं दे कैन बी 2 और मोर देन 2। अब हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन फॉर व्हाट इज फेडरलिज्म। ठीक है, अगर तुमको एग्जाम में ये 2 और मोर देन 2 नहीं भी याद आता, इतना भी लिख दो तो भी चलेगा। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड अदर गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, दोस गवर्नमेंट बॉडीज कैन बी 2 और मोर देन 2। फेडरलिज्म की डेफिनेशन संपला, खत्म। ठीक है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी गई है, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो या सिंपल है, ऐसा चार्ट बना करके याद रखो और लिख लो। ठीक है, कि पावर शेयर होती है बिटवीन सेंटर एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स या दीज यूनिट्स या दीज ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी 2 और मोर देन 2। ठीक है, सीधी सी बात है। कैन बी 2 और मोर देन 2 क्यों सर? सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, 1 कॉन्स्टिट्यूएंट, एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट। मोर देन 2 भी हो सकता है,
अगर बेल्जियम के केस में क्या था, बेल्जियम के केस में उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई थी कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, मानो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गवर्नमेंट है, पर एक और कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो सेंटर को छोड़ करके कितनी गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। सो 2 और मोर देन 2, तो यहां पे 3 हो गए, है ना। कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम था बेल्जियम में कि वहां पे जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज स्पेसिफिक, रिलीजियस कम्युनिटी रिलीजन स्पेसिफिक। जब कोई कहता है ना हिंदू मुस्लिम, तो वहां पे वो रिलीजियस कम्युनिटीज की बात कर रहा है। जब कोई कहता है ना हिंदी स्पीकिंग पीपल, बंगाली स्पीकिंग पीपल, भोजपुरी स्पीकिंग पीपल, तो यहाँ पे वो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात कर रहा है। बेल्जियम, मैंने आपको, अगर आपने पावर शेयरिंग की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है EduHap के ऊपर। जब पावर शेयरिंग मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में प्रॉब्लम जो थी वो सिर्फ लिंग्विस्टिक नहीं थी, वो लिंग्विस्टिक प्लस रिलीजियस थी। और इसके ऊपर CBSE आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती है जो मैंने पावर शेयरिंग की वीडियो में डिस्कस किया था। पॉइंट क्या है यहां पर, पॉइंट यहां पे ये है कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो है उसका मतलब होता है लैंग्वेज की आइडेंटिटी की आप यहां पर बात कर रहे हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम था बेल्जियम में कि उसका काम था कि भाई जो डच बोलने वाले हैं, जो फ्रेंच बोलने वाले हैं और जो 1% जर्मन बोलने वाले हैं, उन सभी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज के लिए एक इंडिपेंडेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करो। ठीक है, तो जब कोई कहता है ना कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच कैन बी 2 और मोर देन 2, तो वो कहता है कि केंद्र सरकार को छोड़ करके उसके नीचे 2 और सरकारें हो सकती हैं या 2 से ज्यादा भी सरकारें हो सकती हैं। ठीक है, ये फेडरलिज्म की बेसिक डेफिनेशन है। अब हम आगे समझते हैं 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 देशों के हिसाब से हम समझेंगे इसको। 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट, एक होता है फेडरल गवर्नमेंट। मोनो गवर्नमेंट और मल्टी गवर्नमेंट के नाम से भी कुछ लोग इसे संबोधित करते हैं, कुछ लोग इसे एड्रेस करते हैं। ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, हम इसको 2 देशों के हिसाब से समझेंगे। उनमें से एक देश का झंडा आप इस प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स का फ्लैग है जिसमें 50 स्टार्स होते हैं और ये 50 स्टार्स यूनाइटेड स्टेट्स के 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। हम देखेंगे सबसे पहले कि ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम को। ये है, ये क्या है, ये कौन सा गवर्नमेंट है, दिस इज फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल, फेडरल गवर्नमेंट का। इसका एग्जाम्पल इंडिया भी है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, जहां पे 2 या मोर देन 2, है ना। फेडरलिज्म की डेफिनेशन अभी पढ़ी थी, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ऑलराइट, सो ये एक फेडरल गवर्नमेंट है और इसका एग्जाम्पल इंडिया है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, देखो कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो या यूनिटरी गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो या यूनिटरी गवर्नमेंट हो, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट तो जरूर होगी। ये याद रखना, कोई भी तरह की सरकार हो, किसी भी तरीके का सरकार हो, किसी भी तरीके का सरकारी तंत्र हो उस देश में, केंद्र सरकार हमेशा होती है। फेडरलिज्म क्या कहता है कि केंद्र के साथ और सरकारें भी होंगी, और बाकी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या कहता है, भैया सिर्फ केंद्र सरकार होगी, जैसा यूनिटरी है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूनाइटेड किंगडम में क्या है, यूनाइटेड किंगडम में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या कहती है कि या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और कोई गवर्नमेंट नहीं होगी देश में, या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट्स होगी, बट दोस गवर्नमेंट्स विल बी सबऑर्डिनेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दोस गवर्नमेंट्स विल बी आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दोस गवर्नमेंट्स विल कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। की देखो यूनिटरी फॉर्म ऑफ, स्लाइड की तरफ मत देखो, आंसर अभी याद करने की कोशिश करो। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि पहले देखो, यूनिटरी भी हटा दो, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट तो होगा ही फॉर श्योर। अब देखते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद देखेंगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है और कोई ना वहां स्टेट गवर्नमेंट है, ना वहां पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको हम कहते हैं यूनिटरी। या ऐसा भी हो सकता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ है, उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं,
पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे की जितनी भी गवर्नमेंट्स होंगी, स्टेट भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, सेंट्रल तो है पर उसके नीचे की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट सेंट्रल के ही अंडर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स को किसी भी चीज के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को किसी भी चीज के ऊपर। ये कौन से देश में होता है भैया? ये होता है यूनाइटेड किंगडम में, द ग्रेट ब्रिटेन में होता है ये, ठीक है। ग्रेट ब्रिट अभी इतना नहीं है बट ब्रिटेन में होता है या यूनाइटेड किंगडम में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिंपल है। और अगर सिंपल वर्ड टर्म्स में आपको बताया जाए, सो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मोस्ट पावरफुल, कि केंद्र सरकार की शक्ति को चुनौती कोई दे ही नहीं सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक ही लेवल की गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश पे रूल करेगी और वो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। अगर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स है तो भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावर होगी कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी कंट्रोल कर सके, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के गवर्नमेंट्स को भी ऑर्डर दे सके डायरेक्टली। ऑलराइट, ठीक है, ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, हमने देख लिया। अब देखते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कहता है कि नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, मैंने बताया कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो वहां पर केंद्र सरकार जरूर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर होगी, कि कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी यही कहता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और उसके साथ बाकी बॉडीज भी होंगी पर सेंट्रल के अंडर ही आएंगी। फेडरल क्या कहता है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो होगी पर साथ ही साथ हमारे पास और दूसरी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स भी होंगी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास अपनी कुछ पावर होगी, है ना। सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशनशिप होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब भाई स्टेट तो कुछ सुनता ही नहीं है सेंटर का, नहीं, रिलेशनशिप होगा। बट स्टेट गवर्नमेंट के पास और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास अगर है तो बहुत सारी इंडिपेंडेंट पावर भी होगी, है ना। पर यूनिटरी फॉर्म यूके में ऐसा नहीं होता, ब्रिटेन में। यूके में स्टेट गवर्नमेंट नाम के लिए है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी नाम के लिए है, वहां पे जो भी है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि सेंटर के ही आदेश का पालन करना और वो काम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी है, ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जैसे कि जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, साथ ही साथ जो इंडिया में भी है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कहती है कि देयर इज गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक गवर्नमेंट होती है जो पूरे कंट्री के लिए है, जिसको हम केंद्र सरकार बोल रहे हैं अभी तक, या जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट आप बोल सकते हो, है ना। इसके साथ साथ गवर्नमेंट्स एट लेवल ऑफ प्रोविंसेस एंड स्टेट्स, या इतना मत याद रखना, खाली याद रखना फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उसकी सबऑर्डिनेट्स भी होती हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ये मत लिखना, ये लिखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और भी सबऑर्डिनेट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा और भी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं और पावर सब में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आपने देख लिया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं व्हाट इज फेडरल सिस्टम। फेडरलिज्म क्या होता है वो हमने बहुत बारीकी से मतलब बारीकी से नहीं, सॉरी, ऊपर से देख लिया। उसकी बेसिक डेफिनेशन हमने देख ली, भाई फेडरलिज्म भैया होता क्या है। कि सबसे पहले हमने देखा था, अगर मैं वो आपको चार्ट फिर से दिखाऊं, कि सबसे पहले हमने देखा था कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज शेयर्ड among the center and its various constituents. These constituents can be two or more than two. ये हमने देखा था फेडरलिज्म की बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद हमने दो तरह की गवर्नमेंट्स देख ली, एक हो गई फेडरल गवर्नमेंट, एक हो गई यूनिटरी गवर्नमेंट, है ना। हमने क्या देखा? हमने देखा फेडरल गवर्नमेंट, हमने देखा यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। इनके अलावा भी और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, पर हटा दो। बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल के साथ और भी बॉडीज हैं और सभी में पावर डिवाइड की गई है, इक्वली डिवाइड की है मत लिखना, क्योंकि वो किस केस में है किसी केस में नहीं है। ये लिखना सेंटर के साथ और भी बॉडीज हैं और पावर इक्वली डिवाइड की गई है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि एक ही बॉडी है ना, या तो एक ही बॉडी है, या अगर उस एक बॉडी के साथ और बॉडीज हैं फिर भी वो नीचे की जितनी भी सबऑर्डिनेट बॉडीज हैं वो सेंटर के अंडर ही आती हैं। सेंटर का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के ऊपर, पर फेडरल कंट्री में ऐसा नहीं होता।
फेडरल कंट्रीज में स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास भी अपनी पावर होती है। ऑलराइट, यहां तक आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज फेडरल सिस्टम। फेडरलिज्म के और बारीकी से अंदर छलांग मार करके देखते हैं कि फेडरलिज्म है क्या। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फेडरलिज्म, अब देखो, अब यूनिटरी गवर्नमेंट का किस्सा खत्म, बंद करके फेंक दो उसको। यूके जैसे देशों की सरकारों को साइड में फेंक दो, अभी उनका कोई काम नहीं है। ये तो बस आपको बेसिक बताने के लिए कि भाई, ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज यूनिटरी गवर्नमेंट या विच कंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। क्या लिख सकते हो आप? लिख सकते हो वहां पे नॉर्थ कोरिया। क्या लिख सकते हो आप? वहां पे लिख सकते हो यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम बेसिक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, याद रखना। ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खत्म, अब सिर्फ हम फेडरलिज्म के अंदर ही जाएंगे। फेडरलिज्म क्या कहता है कि वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, की केंद्र सरकार के साथ और निचले स्तर पे कुछ सरकारें होती हैं, उन सभी सरकारों के बीच में पावर जो है बटी हुई होती है। फेडरलिज्म यूजुअली हैज 2 लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बट सम ऑफ द कंट्रीज हैव मोर देन 2 लेवल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था, 2 और मोर देन 2। ज्यादातर फेडरलिज्म में जो है सेंट्रल जो है अपनी पावर दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ बांटता है। सेंटर एक स्टेट के साथ बांटता है, एक डिस्ट्रिक्ट के साथ बांटता है। किसी किसी केस में सेंटर अपनी पावर स्टेट के साथ भी बांटता है, डिस्ट्रिक्ट के साथ भी बांटता है और एक बॉडी के साथ बांटता है। जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, भूल जाओ, इतना मत याद रखो। ये बस याद रखना कि फेडरलिज्म क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, जहां पे पावर, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी 2 और मोर देन 2। फेडरलिज्म की डेफिनेशन हो गई, फर्स्ट पॉइंट आपका यही बन गया। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज फेडरल सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट आपका बन गया। फिर आप क्या लिखोगे? फेडरलिज्म यूजुअली हैज 2 लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो भी आपका पॉइंट बन चुका है कि वहां पे 2 लेवल्स होते हैं या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है। फिर क्या है? ईच लेवल मैनेजेस एंड मेक्स द लॉस फॉर ओन टेरिटरी। की फेडरलिज्म ये कहता है कि भाई हमारे पास केंद्र सरकार तो होगी, क्योंकि हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट है ही। सेंट्रल के साथ जो बाकी गवर्नमेंट्स हैं, इन गवर्नमेंट्स के पास भी अपनी पावर है, अपनी डिस्ट्रिक्ट और इनके एरिया ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन में, इनके ज्यूरिस्डिक्शन के एरिया में जो लोग आते हैं या जो सरजमीन आती है, उसके लिए कानून बना सकते हैं। कि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट खुद लॉज बना सकती है, उसमें सेंटर की कुछ नहीं चलेगी। तो उसी की यहां पे बात की जा रही है कि फेडरलिज्म में सबसे पहला, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पावर शेयर होती है। ठीक है, सेंटर और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच, सेंटर और अदर गवर्नमेंट बॉडीज के बीच। फिर कहा जाता है कि ये जो अदर गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ये 2 हो सकती हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। उसके बाद आपको बताया जाता है कि जो सेंटर के अलावा जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इनके पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर होती है लॉज बनाने की और अपने ज्यूरिस्डिक्शन में आने वाली एरिया के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने के लिए। उसके बाद ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज दैट? ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉयज देयर पावर इंडिपेंडेंट टू दी अदर। कि ऐसा नहीं होगा कि स्टेट के पास जो पावर्स हैं उसमें सेंटर हस्तक्षेप करेगा, ना ना ना। जैसे कि अगर हम पुलिस फोर्सेस की बात करें, पुलिस की बात करें, सो महाराष्ट्र पुलिस जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। पर जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनियन टेरिटरीज, मैं सिर्फ स्टेट्स की, मैं सिर्फ राज्यों की बात कर रहा हूं। तो जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे हम बात करें महाराष्ट्र की, गुजरात की, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जितने भी स्टेट्स हैं, इनकी जो स्टेट पुलिस है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। सी नो डाउट कि जो आईपीएस ऑफिसर्स है वो ऑल इंडिया सर्विस है। जैसे अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देके आईएएस या आईपीएस बनते हैं, तो आईपीएस इज इंडियन पुलिस सर्विस, तो उसमें मान लो आप आईजी बन गए, डीआईजी बन गए, तो वो ऑल इंडिया सर्विस है। बट फिर भी अगर आपकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में है, सो यू कम अंडर दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक तरीके से, ठीक है ना। कि पुलिस जो है वो पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, सेंटर का उसके ऊपर कोई भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता,
ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस के हिसाब से आपके पास कुछ लिबर्टीज होंगी, बट अगर हम बाकी पुलिस फोर्स की बात करें सो मोस्टली इट कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, उसमें सेंटर की दाल नहीं गलेगी। इसलिए आपने काफी बार ऐसी न्यूज भी सुनी होगी कि फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक टीम भेजी कि भाई वेस्ट बंगाल में देख के आओ इलेक्शंस जो है ठीक से हो रहे हैं नहीं, और वेस्ट बंगाल की पुलिस ने सेंटर को घुसने ही नहीं दिया स्टेट में, है ना। अब ये जुडिशियल मामला हो गया, क्योंकि जब सेंटर और स्टेट के बीच में अपनी अपनी पावर्स को लेकर मतभेद हो जाते हैं तो भैया सब कोर्ट कचहरी जाते हैं, और फिर अल्टीमेट से जो है वो जुडिशरी का होता है कि अब जुडिशरी जिसके फेवर में फैसला सुनाएगा उसी की दाल गलेगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, फेडरल सिस्टम बहुत सिंपल है, ठीक है, कि जहां पे पावर डिवाइड होती है सेंटर और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच, वो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, है ना। ईच लेवल एंजॉयज इट्स फेयर शेयर ऑफ पावर इंडिपेंडेंटली, कि कोई किसी की पावर में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऑलराइट, यूनिटरी सिस्टम जो मैं आपको बता चुका हूं, ये उसका फॉर्मल वे है उस आंसर को लिखने का। यूनिटरी सिस्टम जैसा कि यूनाइटेड किंगडम में है, ब्रिटेन में है, साथ ही साथ आप कह सकते हो नॉर्थ कोरिया के अंदर है, ठीक है। In this form of administration, there is only one level of government. If there are more subunits, they are subordinates to central. देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब मैंने आपको यूके की स्लाइड से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको एकदम बेसिक सिंपल वर्ड्स में बताया था कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। यहाँ पे उसी को ना थोड़ा फ्लारी लैंग्वेज में लिख दिया गया है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने जितने टॉपर्स के पेपर्स देखे हैं सोशल साइंस के, टॉपर हटा दो यार। एक अच्छा पेपर वही है जहां पे बच्चा थोड़ा सा नॉलेज रखे और काफी कॉमन सेंस और थोड़ी बहुत इंग्लिश यूज करते और कॉन्फिडेंस के साथ करे। देखो, इंग्लिश का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे बहुत ही ज्यादा फ्लारी लैंग्वेज यूज करनी है ना, बहुत सारे अजीब अजीब वर्ड्स, एक्सटेसी, है ना, एग्जेम्पलरी, ऐसे वर्ड्स यूज करने। नहीं यार, ऐसा नहीं है। लिटरेचर थोड़ी लिख रहे हो, यहाँ पे बेसिक सी बात है कि कॉन्सेप्ट समझ जाओ, बस उन वर्ड्स में लिख दो और विश्वास रखो कि जितना तुमने लिखा है वो सही है। कई बार स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है, सर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने एकदम सिंपल में बताया था हमको कि जहां पे एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका दूसरा टाइप होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, मानो स्टेट गवर्नमेंट भी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है, पर ये सारी गवर्नमेंट्स जो हैं दे आर सबऑर्डिनेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल दीज गवर्नमेंट्स आर अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने इतना लिख दिया, पर सर 3 या 4 ही लाइन भरे और क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा था। आंसर को तोड़ करके लिखो, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, और अगर उसके बाद भी तुम्हें अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है कि सर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 मार्क्स के हिसाब से या जितने मार्क्स है उसके हिसाब से मैंने पूरा आंसर या सही आंसर नहीं लिखा है, तो ऐसे में तुम ये कर सकते हो कि विश्वास रख सकते हो। एक बार पूरा कंटेंट लिख दो और उसके बाद नीचे तुमको रामायण महाभारत लिखना है तो लिखो ना। पर कई बार एग्जामिनर पता है शुरू में ही देख के, शुरू के पॉइंट्स देखकर ही समझ जाता है कि बच्चे को कंटेंट पता है या नहीं, ठीक है। अगर उसको लगेगा नहीं शुरुआत के पॉइंट्स क्रिस्प है, उनमें दम है, ठीक है, हो सकता है तुमने स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स में ही सारा आंसर दे दिया, तीसरे चौथे पॉइंट्स में स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स को ही घुमा के लिख दो। विश्वास रखो कि जो तुमने लिखा है वो सही लिखा है। हाँ, तुमने खींचा नहीं है, हो सकता है खींचना बाद में, शुरू में सही लिख दो, जितना सही लिख सकते हो गोली की तरह लिखो, एकदम छोटा कंसाइज सही लिखो, है ना। अब इसका ये मतलब नहीं कि जानबूझ के सब कुछ छोटा लिखो, ये ट्रिक मैं तब बता रहा हूं इनकेस तुम्हें ऐसा लग रहा है आंसर लिखने के बाद कि मेरा आंसर ना मार्क्स की वेटेज के हिसाब से सैटिस्फैक्टरी नहीं है, तो क्या करना है, वहां पे आत्मविश्वास से काम लेना है। जितना लिख चुके हो उस पे कॉन्फिडेंट लिखो, कॉन्फिडेंट रहो, विश्वास रखो, उसके नीचे उसी को घुमा फिरा के दोबारा लिख दो, चल जाएगा, है ना। बट सबसे पहले जो है पूरा आंसर का कोर तुम्हें पता होना चाहिए, ये की है। और अगर ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तब तो कॉन्सेप्ट ही पता होना चाहिए, वहां पे आंसर खींचने का कोई स्कोप ही नहीं है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम मैं आपको बता चुका हूं, जहां पे या तो सिर्फ केंद्र सरकार हो या केंद्र के साथ राज्य और प्रदेश सरकारें भी हैं, राज्य और क्या जिला सरकारें भी हैं, पर वो राज्य और जिला सरकारों के पास कोई स्वतंत्र पावर नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही सबऑर्डिनेट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही डायरेक्ट कंट्रोल में आती है, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के पास खुद की पावर्स होती हैं कुछ कुछ, पर यहां पे कोई स्कोप नहीं है।
फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार 3 नंबर में, 5 नंबर में, या कोई फीचर देख करके पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फेडरलिज्म, और 3 बकवास पॉइंट्स दिए जाएंगे और एक फीचर दे दिया जाएगा। आपको पहचानना है कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं और कितने होते हैं। सारे याद ना ही रखो, इस प्रेजेंटेशन में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, फेडरलिज्म के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो सारे के सारे फीचर्स यहां पे आपको दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। ठीक है, फेडरलिज्म का सबसे पहला फीचर देखो, जिसको फेडरलिज्म की बेसिक डेफिनेशन आती है उसके 2 फीचर तो ऐसे ही बन गए। फेडरलिज्म की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, है ना, where power is divided between central government and various constituents. These constituents can be 2 or more than 2. तो फेडरलिज्म का एक फीचर क्या है? पावर, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड, ठीक है ना, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन 2 और मोर लेवल्स, की 2 या 2+, कि 2 या 2 से ज्यादा सबऑर्डिनेट्स में या फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर जो है वो डिवाइड की जाती है। ऑलराइट, फिर आप लिख सकते हो ईच लेवल हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, कि हर एक लेवल जो है उसका अपना ज्यूरिसडिक्शन है। ईच लेवल हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, कि हर एक लेवल का अपना ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या? कि मतलब उनकी जो उनके अंदर जो टेरिटरी आती है, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पूरे महाराष्ट्र की सरजमीन जो है उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार का शासन चलेगा। ठीक है, हाँ, केंद्र की भी योजनाओं को इंप्लीमेंट किया जाएगा, केंद्र की भी योजनाएं उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन मेन जो क्या कहते हैं, जो वो क्या है बम्बोला, या फिर मेन जो डोमिनेंस होगा, है ना, वो किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का होगा, उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। ईच लेवल्स ज्यूरिसडिक्शन इज स्पेसिफाइड, कि हर एक लेवल का जो अधिकार है, जो ज्यूरिसडिक्शन है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये कुछ मैटर्स हैं जो पूरी की पूरी तरीके 100% स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ये कुछ मैटर्स हैं जो पूरी के पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ये कुछ मैटर्स है छोटे से जो पूरे के पूरे लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर आते हैं, म्युनिसिपल कोऑपरेशंस के अंदर, पंचायती राज के अंदर। अब गांव में अगर तुमको कुआं खुदवाना है तो कहां तुम मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को बोलोगे, है ना? आप समझ रहे हो मेरी बात? गांव में कुआं खुदवाना है या हैंडपंप ठुकवाना है तो आप किसको बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई मेरा जो म्युनिसिपल कोऑपरेशन, जो मेरा नगर परिषद है, नगर पार्षद है ना, आपके जो नगर सेवक है, या फिर पंचायती राज में आपके गांव के जो पंच है, सरपंच है, आप उनको बोलोगे, है ना? पॉइंट क्या है यहाँ पे? फेडरलिज्म में 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच बिलीव्स इन पावर शेयरिंग, और हर एक लेवल की अपनी खुद की ज्यूरिसडिक्शन है। हर किसी का ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफाई कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मैंने बताया कुछ सब्जेक्ट्स दे दिए कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का 100% राइट जो है वो स्टेट को होगा, इनके ऊपर 100% सेंट्रल को होगा, इनके ऊपर 100% डिस्ट्रिक्ट या लोकल गवर्नमेंट्स को होगा। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल सिर्फ फेडरलिज्म फीचर्स को समझते हैं। और क्या है? कोर्ट्स वर्क एज एन अंपायर इन द डिस्प्यूट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स, की कोर्ट्स का काम होता है अंपायर की तरह, या अंपायर भी नहीं, मैं कह सकता हूँ थर्ड एम्पायर की तरह, कि जब मतलब सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में, या सिर्फ सेंटर और स्टेट के बीच में कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे मैंने आपको वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक टीम ऑफ ऑल इंडिया लेवल ऑफिसर्स भेजी थी कि आप जाइए वेस्ट बंगाल में, देखिए कि वहां पे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस फोर्सेस ने उनको बीच में ही रोक दिया। ठीक है, अब यहां पे डिस्प्यूट का मामला हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिस्प्यूट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी डिस्प्यूट कर रहा है, तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए दोनों जुडिशरी के पास गए, कि वो कहाँ जाएंगे? वो वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट के पास जाएंगे या डायरेक्टली न्यू दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में जुडिशरी का मेंशन भी आएगा कि कोर्ट का ये काम है कि फेडरलिज्म में जब अगर कोई डिस्प्यूट होता है सेंटर, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के बीच में, या किसी भी टायर ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, किन्हीं भी 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट जुडिशरी को सॉल्व करना होगा। और क्या है लास्ट में? हाँ, कि फेडरलिज्म हैज 2 ऑब्जेक्टिव्स, ये बाद में देखेंगे। रेवेन्यू सोर्सेस फॉर ईच लेवल आर स्पेसिफाइड, कि देखो ऐसा नहीं होगा कि मानो फॉर एग्जांपल गोवा
इज अ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, और महाराष्ट्र इज ऑल्सो स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो स्टेट ऑफ इंडिया। ये मैं कुछ, दिल्ली भी है पर वो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। ये मैंने कुछ उन जगहों के नाम लिए जो टूरिज्म के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, कि टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जाते हैं। आगरा जाएंगे वो या तो उत्तर प्रदेश जाएंगे या साउथ इंडिया में जाएंगे, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे, खासकर आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स दुनिया भर के साउथ इंडिया में आते हैं। वहाँ का आर्किटेक्चर और जो मंदिर वहाँ बनाए गए हैं, भाई माशाल्लाह क्या बनाया है ना। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के मुंबई में फॉर एग्जांपल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और वहाँ पे टूरिज्म रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी अरे तुम तो बहुत पैसा कमा रहे हो टूरिज्म से, ये इसका कुछ हिस्सा हमको दे दो, हमको यहाँ पे हथियार बनाने के लिए पैसा चाहिए। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यू सोर्सेस होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यू सोर्सेस होंगे। स्टेट गवर्नमेंट अपने सोर्सेस से कमाए हुए पैसे को कैसे इस्तेमाल करेगा वो पूरी तरीके से राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। केंद्र सरकार, केंद्र से जितने पैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केंद्र सरकार के पास जितने पैसे हैं वो कैसे यूटिलाइज करेगी वो केंद्र सरकार के ऊपर है। और आजकल तो डिवीजन बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है जीएसटी के आने से, कि जीएसटी के आने से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मैकडॉनल्ड्स में बर्गर वगैरह खाया तो बिल के नीचे लिखा होता है, पहले दुनिया भर का चीजें लिखे होते थे, ये टैक्स वो टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, स्वच्छ भारत टैक्स, ये वो। अभी क्या लिखा होता है, सेंट्रल जीएसटी कितना लगा, स्टेट जीएसटी कितना लगा। ज्यादा से ज्यादा और एक दो चीजें लिखी होंगी पर ज्यादातर दो ही चीजें लिखी होती है, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी सेंटर जीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अब क्या है, वन टैक्स फॉर वन नेशन, कि अब क्या है ना कि एक लगान एक देश के लिए, कि जो एसजीएसटी है वो पूरा का पूरा राज्य सरकार के पास जा रहा है, जो सीजीएसटी है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार के पास जा रहा है। अब केंद्र सरकार उसका इस्तेमाल कैसे करे वो केंद्र के ऊपर है, राज्य उसका इस्तेमाल कैसे करे एसजीएसटी का वो राज्य के ऊपर है। प्लस अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास टूरिज्म से या किसी और सोर्सेस से खुद का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के कमाए हुए पैसे पर अपना हक नहीं जमा सकता। दिस इज ऑल्सो फीचर ऑफ फेडरलिज्म, देयरफॉर रेवेन्यू सोर्सेस फॉर ईच लेवल आर स्पेसिफाइड, है ना। फेडरलिज्म के बेसिक फीचर्स क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे दो या दो से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट या दूसरी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं। साथ ही साथ आप लिख सकते हो हर एक गवर्नमेंट बॉडी का अपना जुरिस्डिक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है कि जो पावर शेयरिंग का सिस्टम है कि सेंट्रल के पास इतनी पावर, स्टेट के पास इतनी पावर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर, इस पावर शेयरिंग के सिस्टम को कोई बदल नहीं सकता। हाँ, बट अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तो टेक्स्ट बुक में यह भी मेंशन किया गया है कि देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत क्या होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी से ये पास हो गया कि ये पावर शेयरिंग सिस्टम चेंज होना चाहिए, तो पहले अगर ये जो पावर शेयरिंग सिस्टम है सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बीच का ये जो पावर शेयरिंग सिस्टम है, इसको चेंज करने के लिए एक तो आपको लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, आपको राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। सर क्या बस नहीं, इसके साथ साथ पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, है ना, उनमें से आधा या आधे से ज्यादा राज्यों की, क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी असेंबली होती है, इन सभी स्टेट्स में से 50 या मोर देन 50% स्टेट्स की असेंबली में भी ये चीज पास होनी चाहिए। यानी कि देश के आधे या आधे से ज्यादा राज्य अगर कहते हैं इंक्लूडिंग द लोकसभा एंड राज्यसभा कि हाँ हम चाहते हैं कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंज हो, एक काम करो पूरी पावर इसको दे दो सेंट्रल गवर्नमेंट को, या इस सिस्टम की ये पावर सेंट्रल को दे दो या ये पावर स्टेट को दे दो, कुछ भी फेरबदल करना है तो इतना तितीमा आपको करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट पूरा समझो। ये मैंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बताया, दिस इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो और इसी को रिवाइज कर लोगे तो आपको दोबारा ना एनसीईआरटी देखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही मेरे ख्याल से साथ ही साथ अपन आंसर भी याद करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये थे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, है ना। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में जुडिशरी का भी जिक्र किया जाता है, कोर्ट का भी जिक्र किया जाता है कि इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन एनी टू गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है, द जुडिशरी विल प्ले द रोल ऑफ एन एम्पायर या द जुडिशरी विल डिसाइड द फ्यूचर और द फेट ऑफ दैट डिस्प्यूट। सीधी सी बात है, ठीक है। रेवेन्यू सोर्सेस फॉर ईच लेवल आर स्पेसिफाइड, हर किसी का रेवेन्यू कहां से आता है वो स्पेसिफाई किया गया है। द सेंटर कैनॉट
टेक द स्टेट्स मनी, द स्टेट कैन नॉट टेक द सेंटर्स मनी, है ना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या फिर सच में कोई मानो कि शौचालय बनवाने हैं देश में, है ना, मोदी जी को, तो सेंटर कुछ फंड्स भेजता रहता है स्टेट को टाइम टू टाइम योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, या स्टेट को अगर ज़रूरत है कि भैया हमको NH-44 खुलवाना है, बहुत बड़ा हाईवे है जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान को कनेक्ट करेगा, इसके लिए पैसे चाहिए, या मेट्रो प्रोजेक्ट है इसमें कई हजार करोड़ के पैसे लगेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है लेकिन वहां पर भी, ठीक है। तो ये सारे हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है, ये यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, बहुत रेयरली पूछा जाता है, पर फिर भी अपन जो है इसको देख लेते हैं। टू सेफ गार्ड और प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म का मतलब होता है बेसिकली वाई, या सॉरी वाई भी नहीं है, सॉरी मैंने गलत बताया आपको। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म यानी कि व्हाट डज फेडरलिज्म डज, कि फेडरलिज्म क्या करता है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म यानी कि फेडरलिज्म क्या करता है वो यहां पे आपको बताया जाए। व्हाट डज फेडरलिज्म डज, इट सेफगार्ड्स या प्रमोट्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि जो राष्ट्र की एकता है ना, नेशनल इंटीग्रेशन, उसको सेफगार्ड करता है। प्रमोट हटा दो, उसको सेफगार्ड करता है, या प्रमोट की जगह आप लिख सकते हो उसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है सर, मान लो कि कोई कंट्री है जो इंडिया के जैसा डाइवर्स है, जहां पे भाई इतने अलग अलग धर्म के लोग हैं, इतनी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। देखो अगर सिर्फ रिलीजियस डाइवर्सिटी हो तो समझा जा सकता है, बट रिलीजियस के साथ साथ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, और रिलीजियस लिंग्विस्टिक के साथ साथ इंडिया में तो कास्ट डाइवर्सिटी भी है, कि भैया धर्म भी एक है, भैया भाषा भी एक है। अब क्या प्रॉब्लम है भाई, अब जाति अलग हो गई, है ना। तो एक कंट्री जिसमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इस कंट्री में अगर फेडरलिज्म नहीं होगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर होगी, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के पास पावर्स ही नहीं होगी, तो यहां पे राष्ट्र एकता के लिए खतरा है। कि सब लोग कहेंगे फिर कि भाई मराठा, हमें मराठा देश बनाना है, हमको गुजराती देश बनाना है, हमको अलग देश बनाना है, पाटलिपुत्र का, बिहार का, तो सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। सो फेडरलिज्म क्या करता है, सेफगार्ड भूल जाओ, इट प्रोटेक्ट्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री, या इट प्रिजर्व्स द नेशनल इंटीग्रेशन या नेशनल यूनिटी। दूसरा क्या लिखोगे, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, की सीधी सी बात है कि रीजनल डाइवर्सिटी जो है उसको ये एकोमोडेट करता है। एकोमोडेट करने का क्या मतलब होता है, ठीक है, यानी कि इनको प्रिजर्व करके रखता है। कि फॉर एग्जाम्पल देखो यार, मानो सिर्फ अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूके की तरह, वहां पे केंद्र सरकार है, उसने सिर्फ मेजॉरिटी लोगों के बारे में सोचा, जैसे श्रीलंका में उन्होंने सिर्फ सिन्हाली के बारे में सोचा, जो तमिलियंस थे, या रिलीजन के हिसाब से सिर्फ बुद्धिस्ट के बारे में सोचा, जो हिंदू है, जो मुसलमान है, जो क्रिश्चियन है, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है ना, कि जो बाकी जो माइनॉरिटी है ना, या फिर जो रीजनल डाइवर्सिटी है उस देश की, वो या तो खतरे में पड़ेगी, या तो वो लोग भी सिविल वॉर लड़ेंगे, या वो खत्म ही हो जाएगी। इसे बचाना पड़ता है कि आपके देश में अगर आदिवासी कल्चर है वो कम है, तो अगर उसे नहीं बचाओगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसे बचाया कब जा सकता है, जब फेडरलिज्म हो, कि भाई आदिवासी कम है तो आदिवासी जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में आदिवासी सरकार होगी, या अगर आदिवासी सरकार नहीं भी है तो उस एरिया की जो लोकल गवर्नमेंट है वो उन पर ध्यान देगी। अब अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके पास दुनिया भर के इश्यूज है ना, नेशन से लेकर स्टेट से लेकर के, तो अब वो कहां इन पे ध्यान देगी, थोड़ा बहुत देगी, भूल जाएगी, और ये सब खत्म हो जाएंगे। सो फेडरलिज्म का जो ऑब्जेक्टिव है, या व्हाट डज फेडरलिज्म डज, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है। व्हाट डज फेडरलिज्म डज, इट प्रोटेक्ट्स, it preserves the unity of the country as well as it preserves the regional diversity. These are the objectives of federalism. अब हम यहां पे पढ़ेंगे two crucial aspects of an ideal federalism. Ideal federalism एक आदर्श फेडरलिज्म या एक आदर्श फेडरल देश जो है, फेडरल राष्ट्र जो है, उसके दो क्रूशियल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स शुड अग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। नंबर 2, ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर। नंबर 1 क्या है, गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना,
central government, state government, district governments at different levels should agree to some rules of power sharing. कि एक आदर्श फेडरलिज्म क्या है, जब सेंट्रल, स्टेट और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जितनी भी गवर्नमेंट्स है, या इसको कुछ लोग टीयर्स भी कहते हैं, या मैं तो टायर्स प्रोनाउंस करता हूं, आपका जैसा प्रोनाउंसिएशन तरीका हो उस तरीके से आप उच्चारण कीजिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इसको लोग कहते हैं 3 टायर गवर्नमेंट, या इसको कह सकते हो 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। टायर मतलब क्या होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 3 टायर मतलब 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल भी हो गया, स्टेट भी हो गया, डिस्ट्रिक्ट भी हो गया, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाँ, तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक आइडियल फेडरलिज्म वहां पे है जहां पे सेंट्रल, स्टेट और बाकी जो टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है वो सब पावर शेयरिंग के लिए अग्री हो जाए। साथ ही साथ दे शुड अग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, की सब पावर शेयरिंग के रूल्स का पालन करें। कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि ठीक है, अगर पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है तो ठीक है, मैं इस रूल को फॉलो करूंगा, मैं पुलिस के मामले में स्टेट गवर्नमेंट के काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। दूसरा, ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका ट्रस्ट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, और स्टेट गवर्नमेंट का ट्रस्ट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो बहुत कम होता है क्योंकि सबको राजनीति करनी है। पर केंद्र को राज्य पे भरोसा होना चाहिए कि है तो मेरे देश का हिस्सा ही, महाराष्ट्र भी भारत है, गुजरात भी भारत है, बिहार भी भारत है तो भारत ही ना। तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ हाँ, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, और एक ये होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए कि भैया मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगा, तुम मेरे मामलों में दखल मत दो, मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं दूंगा, तुम मेरे मामले में दखल मत दो, और एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। राम राज्य जैसी बातें लग रही हैं, फिलोसफिकल बातें लग रही हैं, बट टेक्स्ट बुक में यही 2 पॉइंट्स मेंशन किए गए। ऑलराइट, तो हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म या व्हाट इज फेडरलिज्म, है ना। तो क्या है, इट इज टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ, व्हाट इज फेडरलिज्म, या आप कह सकते हो व्हाई इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्यों चाहिए, टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू प्रिजर्व द रीजनल डाइवर्सिटी। और 2 क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एन आइडियल फेडरलिज्म, या आइडियल फेडरलिज्म की क्या क्वालिटी होती है ये मत याद रखो, ठीक है। आइडियल फेडरलिज्म की एक क्वालिटी होती है कि देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। The center doesn't intervenes in the state's matter, the state doesn't intervenes into center's matter। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटरवीन लगा दिया, थोड़ी बहुत इंग्लिश यूज कर दी, आंसर सही बन गया, है ना। कि सेंटर जो है स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट सेंटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, कुछ रूल्स होंगे पावर शेयरिंग के। दूसरा, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, सेंटर शुड ट्रस्ट द स्टेट, स्टेट शुड ट्रस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है। नाउ वी कम टू एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज types of federalism. What do you mean by types of federalism and how many types of federalism are there? This is something that we are going to cover over here. Types of federalism क्या होता है, कितने टाइप की फेडरलिज्म होती है और कितने टाइप की फेडरल गवर्नमेंट्स होती है, वो हम यहां पर अभी देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो अब हम टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म को समझते हैं। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में बेसिकली सिर्फ 2 टाइप्स हैं, एक है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, या कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म नहीं कहते हैं, हम इसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, फेडरेशन कहते हैं हम इसको, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और एक होता है होल्डिंग टुगेदर, इसको मैं सिर्फ F लिख रहा हूं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एकदम सिंपल है समझना, इस चार्ट से समझ जाओ, एकदम समझ जाओगे। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है जैसे कि अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या इसका एग्जाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया भी लिख सकते हो। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ऑफ कोर्स हमारा भारत हो गया, इंडिया हो गया, है ना। साथ ही साथ और भी है, मतलब आप लिख सकते हो इंडिया हो गए, और फिर अपने जितने भी देश है, रशिया हो गए, ये सब जो है ना, चाइना, पाकिस्तान भी, ये सब जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आ जाते हैं। ऑलराइट, स्पेन हो गया, या अगर आपको नहीं याद आ तो बेल्जियम याद होगा आपको, पावर शेयरिंग से बेल्जियम भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है पहले वो आराम से समझ जाओ, ठीक है। ये चार्ट देख लो, या तो चाहिए तो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर ये चार्ट देख लेते हैं। देखो, कम ऑन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन यानी कि जब बहुत सारे
देश या बहुत सारे राज्य जो है एक साथ आ जाते हैं एक देश बनाने के लिए। कि फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी सरजमीन है, ठीक है, उस जमीन पर बहुत सारे अलग अलग देश हैं, ये सारे के सारे देश जो हैं, सारे के सारे इंडिपेंडेंट एंटिटीज जो हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज, इंडिपेंडेंट यूनिट्स जो हैं, ये सब मिल करके आके एक दिन डिसाइड करते हैं कि अपन सब मिल करके अपना एक गुट बना लेते हैं, अपना एक खुद का देश बना लेते हैं, जहां पे हम सबकी पावर्स जो हैं वो इक्वली बटी होंगी। तो उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। नाम से ही आपको समझ में आता है, कमिंग टुगेदर व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल कम टुगेदर टू फॉर्म वन एंटिटी, टू फॉर्म वन नेशन, दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ऑलराइट, अगर हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, सो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का ये मतलब होता है कि एक ही सेंटर है जिसने बहुत सारे लोगों को होल्ड करके रखा है। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी पावर है, बट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है ना। कमिंग टुगेदर फेडरेशन जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अगर आपको एग्जांपल दिया जाए, वहां पे 50 स्टेट्स हैं, है ना। अब यहाँ पे 50 स्टेट्स है तो पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, हर एक स्टेट इक्वली पावरफुल है और कुछ मामलों में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल नहीं चलती। जैसे कैलिफोर्नियन गवर्नमेंट जो है वो अपना चलाएगी, है ना, और बाकी जो स्टेट्स हैं वहां की गवर्नमेंट्स अपना चलाएंगी। तो होता क्या है यहाँ पर कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है कि जितना पावरफुल एक स्टेट है उतना पावरफुल बाकी स्टेट्स भी हैं, और स्टेट्स और सेंटर या तो एकदम बराबर में होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितनी पावर है उतनी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होगी, या कई बार तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम पावर होती है। ये सिनेरियो होता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में होल्ड करना, एक ही सेंटर गवर्नमेंट जो है सबको होल्ड करके रखती है। सो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज यूजुअली मोर पावरफुल, या यूजुअली भी हटा दो, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एंड द स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जुरिस्डिक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इंडिपेंडेंट रेवेन्यू सोर्सेस हैं, बट फिर भी काफी ऐसे मामले हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लीड करती है। बट कमिंग टुगेदर फेडरेशन में हर एक स्टेट दादा है एक तरीके का। ये लोग बस साथ में इसलिए आए हैं कि भाई कोई कल को एक देश पर हमला करके ना ले ले, फिर दूसरे देश पर हमला करके ना ले ले, तो हम सब इंडिपेंडेंटली क्यों रहे, क्यों ना एक देश ही बना लेते हैं अपन। हमारे रेवेन्यू सोर्सेस अलग होंगे, हमारे लॉस रूल्स रेगुलेशंस अलग होंगे, है ना। कैलिफोर्निया में जो लॉ है हो सकता है कि वो लास वेगस में ना हो। पॉइंट क्या है इन सब चीजों में, पॉइंट यहां पे ये है कि ये लोग साथ में बस इसलिए आते हैं अपने वेलफेयर के लिए, अपनी प्रोटेक्शन, सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए, है ना। होल्डिंग टुगेदर में ये होता है कि मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करके रखती है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज यूजुअली मोर पावरफुल है ना। ये विस द स्टेट, विस का मतलब होता है दैन, कि सेंट्रल इज मोर पावरफुल दैन द स्टेट्स, है ना। यहां पे क्या होता है, यहां पे ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स आर इक्वली पावरफुल एंड समटाइम्स इन द कमिंग टुगेदर फेडरेशन द स्टेट गवर्नमेंट कैन बी मोर पावरफुल देन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट स्टेट्स है ना। ये सब कहते हैं भाई हम ये हैं, हम वो हैं, हम तो बस साथ में आए हैं नेशनल इंटेग्रिटी के लिए और अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। वी बिलोंग टू वन नेशन बट वी आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज हु हैव कम टुगेदर टू फॉर्म अ कंट्री। हियर नो इंडिपेंडेंट एंटिटी, है ना। कन्याकुमारी यू आर इंडिया, कश्मीर यू आर इंडिया। पहले तो थोड़ा एक्सेप्शंस थे, है ना, 35A की वजह से, बट अब वो भी हट गया। हाँ, कुछ और एक्सेप्शंस है, जैसे आसाम हो गया, है ना, और कुछ स्पेशल परमिएबल जोन्स होते हैं जहां पे घुसने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए। बट 90% या 95% ऑफ द कंट्री जो है ऑफ इंडिया दैट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां पे तुम चाहे गुजरात हो, तुम चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, तुम चाहे तमिलनाडु हो, या तुम चाहे कश्मीर हो, तुम इंडिया का ही एक भाग हो, ठीक है। तो ये फर्क क्या होता है बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब अपन देखते हैं हम आंसर याद कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आंसर याद कैसे कर सकते हो आप, डायरेक्ट जो मैंने बताया, in the coming together federation, the state government, all the state governments are powerful and the state government is as powerful as the central government, or the state government can be more powerful than the central government. In the coming together federation, various states or different nations
come together to form one entity for their own safety and security. सीधी सी बात है ना, सबके पास इक्वल पावर है। और साथ में लास्ट में आप एग्जांपल दे सकते हो यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो याद रह ही जाएगा, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में से मैं तो कहूँ ऑस्ट्रेलिया याद कर लेना, वो भी बड़ा सा कॉन्टिनेंट और कंट्री दोनों है। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के। सर क्या बस इतना ही लिखना है? इतना लिख दो मिल जाएंगे नंबर, विश्वास तो रखो। अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि वेयर अ सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स द अदर स्टेट गवर्नमेंट, therefore in the holding together federation the central government is more powerful than the state government। in holding together federation है ना, there is unequal distribution of power। यहां पे क्या होता है, या तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट और सेंटर के बीच में, या स्टेट के पास ज्यादा ही होगा, है ना। बट यूजुअली कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है कि सभी स्टेट्स में इक्वल पावर्स हैं और स्टेट और सेंटर में भी इक्वली पावर बटी हुई है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ये होता है कि अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हो सकता है किसी स्टेट को स्पेशल पावर दे दी गई हो, जैसे एक टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर को दिया था कि आप अपना खुद का फ्लैग रख सकते हो। कुछ जैसे स्पेशल पावर्स दी गई हैं आसाम में, या फिर क्या है वो नागालैंड में, है ना। कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दी गई हैं, है ना। पर यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। होल्डिंग टुगेदर नहीं, होल्डिंग टुगेदर में सबके पास इक्वल पावर्स होगी। सॉरी, कमिंग टुगेदर में सबके पास इक्वल पावर होगी। सो होल्डिंग टुगेदर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स द एंटायर कंट्री। साथ ही साथ आप लिख सकते हो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इसका एग्जांपल दे सकते हो इंडिया और बेल्जियम। अगर नहीं याद आता बेल्जियम, इंडिया और पाकिस्तान भी लिख दो, इंडिया और रशिया लिख दो, सब सही है ना। ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। चाइना मत लिखना गलती से भी, चाइना नहीं है, ठीक है। इट इज अ कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज काइंड ऑफ अ यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। एकदम अलग ही सरकार चलाते हैं वहां के लोग। सो होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, आई होप सबको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव अहेड। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? क्या भारत को एक फेडरल राष्ट्र बनाता है? एक ऐसा राष्ट्र बनाता है जहां पे केंद्र के साथ साथ और भी सरकारें हैं और सभी सरकारों में पावर्स बटी हुई है। ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, या ऐसे कौन से फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि भारतीय संविधान के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री बनता है? देखो, एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर का प्रोविजन है कि पावर स्टेट की अलग दी गई है, सेंटर की अलग दी गई है, जुडिशरी की अलग दी गई है। सम स्टेट्स आर गिवन मोर पावर्स। ये भी इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है कि एक फेडरल कंट्री में ये होता है कि स्टेट्स के पास हो सकता है ज्यादा पावर भी हो सकता है कम पावर भी हो, बट पावर जरूर होती है। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन टेरिटरीज, जुरिस्डिक्शन एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लास्ट के 4 पॉइंट्स क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन टेरिटरीज, जुरिस्डिक्शन और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है? सर डिवीजन ऑफ पावर तो हम समझ गए, सम स्टेट्स आर गिवन मोर पावर, ये भी समझ गए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। जब हम इसकी बात करते हैं ना, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो इसका मतलब ये होता है, एक तो आप ये कह सकते हो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, साथ ही साथ किसी स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दिए गए होते हैं, या किसी स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशल इंटरफेरेंस होता है ना। साथ ही साथ यहाँ पे जो बाकी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में द प्रोविजंस आर रिटन एंड एकदम क्लियरली, या हिंदी में क्या बोलते हैं, एकदम स्पष्टता के साथ, एकदम क्लियर कट डिफाइन किया गया है। सेंटर की इतनी पावर है, इन क्षेत्रों में केंद्र की शक्ति है, स्टेट की इतनी पावर है, इन क्षेत्रों में राज्य की शक्ति है, ठीक है। पॉइंट क्या है यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स क्या है, क्लियरली डिफाइन किया गया है। कितनी पावर है, किस हद तक एक्सरसाइज किया जा सकता है, क्लियरली डिफाइन किया गया है। स्टेट के पास कितनी पावर है, किस हद तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो सब क्लियरली डिफाइन किया गया है। सो नंबर 1, इन इंडिया डिविजन ऑफ पावर इज प्रैक्टिस्ड। नंबर 2, सम स्टेट्स हैव मोर पावर्स या स्पेशल प्रोविजंस। नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेरी क्लियरली, crystal clearly specifies the power of the center and the power of the state as well as the power of the district and the local governments. फिर
द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, जुरिस्डिक्शन की हर एक स्टेट का या हर एक फॉर्म ऑफ हर एक टायर ऑफ गवर्नमेंट, द सेंट्रल टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, हैज इट्स ओन मैटर्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, द स्टेट टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, हैज इट्स ओन मैटर ऑफ जुरिस्डिक्शन, द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसके अपनी जुरिस्डिक्शन है, तो हर एक की जुरिस्डिक्शन भी स्पेसिफाई की गई है, एंड ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सो दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। आंसर याद कैसे करोगे? फेडरलिज्म इंडिया में क्यों है? एक तो डिवीजन ऑफ पावर है, द डिवीजन ऑफ पावर इन इंडिया मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। नंबर 2, ऑर्डर भूल जाओ, नंबर 2 पे क्या था? नंबर 2 पे ये लिख सकते हो कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन very clearly specifies the powers of the center, the powers of the state and the powers of the district level of government. The Indian constitution also specifies the jurisdiction कि सेंटर का जो jurisdiction है देयर स्टेट कैन नॉट इंटरवीन, स्टेट का जो jurisdiction है वहां पे सेंटर कैन नॉट इंटरवीन। इट वेरी क्लियरली स्पेसिफाइज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। और लास्ट में आप लिख सकते हो कि ऑफ कोर्स सम स्टेट्स आर गिवन मोर पावर्स या स्पेशल पावर्स टू एज पर द फेडरलिज्म स्ट्रक्चर। अब डिवीजन ऑफ पावर कैसे किया जाता है? यहां पे सबसे ऊपर डिवीजन ऑफ पावर हमने देखा था कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। नंबर 1 डिवीजन ऑफ पावर। इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है? क्योंकि यहां पे पावर्स बांटी गई है। अब यहां पे हम देखते हैं कि पावर्स भैया कैसे बांटी गई है। तो अब यहां पे हम 3 लिस्ट देखेंगे, उसको डायरेक्टली हम ऐसे देखते हैं। हम देखेंगे यूनियन लिस्ट, हम देखेंगे स्टेट लिस्ट और फिर हम देखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हम देखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। इन लिस्ट में बेसिकली वो टॉपिक्स दिए जाते हैं, वो सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं जिनके बारे में यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉस बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉस बना सकती है। पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, एंड इट इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, बट बहुत सारे वीडियोस में आपको नहीं बताया जाता कि नो डाउट कि कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के जो मैटर्स हैं कॉन्करेंट लिस्ट के, उसके ऊपर सेंटर भी लॉस बना सकता है और स्टेट भी लॉस बना सकता है। बट in case there is a dispute, the loss made by the center will prevail। ये इंडिया में होता है ना, because it is holding together federation। केंद्र सरकार ने होल्ड करके रखा है, सेंटर के पास पावर्स हैं बिना किसी शक के, निशंका, है ना, एकदम पावर्स हैं स्टेट के पास। पर कॉन्करेंट लिस्ट की जब बात हो तो अगर सेंटर ने कोई और लॉ बनाया, स्टेट ने कोई और लॉ बना दिया, तो अब यहां पे सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में एक टॉपिक आता है जैसे मैरिज, है ना। फॉर एग्जाम्पल इन यहां पे है, यहां पे फॉर एग्जाम्पल जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कहती है कि भाई किसी भी लड़की की शादी आप 18 साल से पहले कर ही नहीं सकते। स्टेट गवर्नमेंट उठ के नहीं हम 15 साल करेंगे। अब यहां पे डिस्प्यूट हो गया क्योंकि ये जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है इट कम्स इन अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक द लॉ, द यूनियन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक द लॉ। अब यहां पे डिस्प्यूट होगा तो अब किसका लॉ प्रिवेल करेगा? क्या ऐसा होगा कि पूरे देश में, मानो कि महाराष्ट्र में ऐसा कहा उन्होंने कि 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाएगी और यूनियन गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट कह रही है 18 साल में करो, तो अब क्या ऐसे होगा कि पूरे देश भर की लड़कियां 18 साल के बाद शादी करेंगी और महाराष्ट्र की लड़कियों को 15 साल के बाद ब्याह करके भेज दिया जाएगा या 15 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे? नहीं। ऐसे केस में द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट शैल प्रिवेल। दिस इज रिटन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको पूरा समझा चुका हूं। यूनियन लिस्ट में दे हैव सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, इसको आराम से HD क्वालिटी इमेजेस जूम करके पढ़ भी सकते हो। सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की जब बात की जाए तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, है ना, जैसे कि डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी, जैसे कि अभी मोदी जी ने जब नोटबंदी की थी, डीमोनेटाइजेशन किया गया था, तो वो फैसला कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं ले सकता क्योंकि करेंसी पूरे देश में एक ही चलती है। नहीं तो तुम तो केरला में केरल करेंसी खोलोगी कल को, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। करेंसी जो है वो, और जो जैसे कि करेंसी हो गई, डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ये जितने भी मोबाइल कंपनीज है,
है ना, जियो हो गए, एयरटेल हो गए, है ना, वोडाफोन आइडिया, वी जो है, ये सारी जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, ये कुछ एग्जांपल्स है उन सब्जेक्ट्स के जिनके ऊपर सिर्फ यूनियन मिनिस्ट्री जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स या वो मैटर्स या वो टॉपिक्स जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और ये लिखना जरूरी है, स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक द लॉस। यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक द लॉस, कि इसके ऊपर कि राज्य सरकार कानून बना ही नहीं सकती, डिस्ट्रिक्ट की तो औकात ही क्या है ना। सेंट्रल यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स है उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉस बनाएगी, स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स है उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉस बनाएगी। इसमें दोनों बना सकती हैं, बट डिस्प्यूट होता है तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, है ना। अब जैसे स्टेट लिस्ट में मैंने आपको पहले ही बताया, पुलिस आ जाता है, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंटर फोर्स नहीं कर सकता। हाँ, मानो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई योजना है ना, वो चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करे, यहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट के पास चॉइस है कि वो उस योजना को इंप्लीमेंट करेंगे अपने राज्य में या अपने खुद की कोई योजना खोलेंगे, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो सेंटर भी जिनके ऊपर लॉस बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, बुक में दिया गया है। सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन यानी कि विरासत, कि मतलब पूर्वजों से मानो आपको कोई संपत्ति मिल रही है तो उसके ऊपर क्या लॉज है, क्या रूल्स है, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं। मतलब ये इसके ऊपर स्टेट भी बना सकता है लॉ कॉन्करेंट के ऊपर, और नेशन भी बना सकता है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस। फेडरलिज्म जो है उसे प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। कहाँ की बात हो रही है? हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, इंडिया की बात हो रही है, सोने की चिड़िया की बात हो रही है। भारत राष्ट्र की बात हो रही है कि भारत के राष्ट्र में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है या किन किन जरियों से किया जाता है। देखो, समझो आंसर, कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद अपने हिसाब से जोड़ तोड़ के साठ गांठ करके लिख दिया करो, ठीक है। अब यहाँ पे अब तक हमने बहुत सारी चीजें समझी, अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड। अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप कभी भी रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हो, ये यूट्यूब का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ऑफलाइन लेक्चर्स जब मैं लेता हूँ स्टूडेंट्स के, तो जब मैं दोबारा जाता हूँ तब उनको वो करना पड़ता है, तब डाउट्स पूछने पड़ते हैं, है ना, या वो जब घर जाके रिवाइज करते हैं, पर आप ये वीडियो कभी भी देख सकते हो, ठीक है। पॉइंट क्या है यहाँ पे, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड है। एक है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक वर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में जो देखो इंडिपेंडेंस के बाद अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि इंडिया ने कौन कौन सी ऐसी चीजें की जिसकी वजह से इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है, कि इंडिया ने कौन कौन सी चीजें की जिसकी वजह से इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है। इंडिया में ऐसी कौन कौन सी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है। सबसे पहले जब भारत आजाद हुआ, शुरुआत से देखना पड़ेगा, क्योंकि संविधान तो तभी बना ना सर, तब जो संविधान बन गया वो अभी भी चल रहा है। हाँ, कुछ चेंजेस हो रहे हैं साल दर साल, बट मोटा मोटी मेन जो बॉटम लाइन है, जो नींव जो है, वो तो 1947 में ही रखी गई थी। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट यहाँ पे ये है कि फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, इंडिया ने क्या क्या किया जिसकी वजह से वो एक फेडरल कंट्री बना। सबसे पहले तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो लिंग्विस्टिकली बहुत ज्यादा डाइवर्स था। देखो, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रिलीजियस डाइवर्सिटी तो है कि भाई हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, जैन भी है, बहुत सारे लोग हैं, ज़ोरास्ट्रियंस भी होंगे, है ना। सो इंडिया में क्या है? रिलीजियस डाइवर्सिटी है, साथ ही साथ इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है कि भाई हिंदी बोलने वाले, कन्नड़ बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, केरल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले, कितने सारे लोग हैं, कश्मीरी बोलने वाले, है ना। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है। रिलीजियस डाइवर्सिटी है, धर्म के आधार पे,
लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है भाषा के आधार पे, साथ ही साथ यहाँ पे डाइवर्सिटी है कास्ट के आधार पे कि भाई धर्म एक है ना, और साथ ही साथ मजहब भी एक है, मतलब धर्म तो एक है, साथ साथ भाषा भी एक बोलते हो, है ना, कि तुम भी हिंदी बोलते हो, ये भी हिंदी बोलता है, तुम भी हिंदू हो, ये भी हिंदू हो, फिर भी डाइवर्सिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ये सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, इवन इन मुस्लिम्स देयर आर शिया मुस्लिम्स, सुन्नी मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस में भी कैथोलिक्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। इतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितनी हिंदुइज्म में है, पर डाइवर्सिटी हर जगह है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे है कि डाइवर्सिटी हर रिलीजन में। सो इंडिया वॉज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। फिलहाल हम सिर्फ लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात करते हैं, यानी कि सिर्फ लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से हम जो है यहाँ पर बात करेंगे, है ना, भाषा के दृष्टिकोण से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लिंग्विस्टिकली अलग अलग है, मराठी अलग लोग बोलते हैं, गुजराती अलग लोग बोलते हैं, राजस्थान में अलग भाषा बोलते हैं। सो लिंग्विस्टिकली देश जो है बहुत ज़्यादा अलग है इंडिपेंडेंस के बाद। सो न्यू स्टेट्स वे फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। तो इंडिया ने क्या किया कि हम ऐसा नहीं करते कि हमारे हिसाब से ये देश का ये हिस्सा, ये इसका ये नाम होगा, इसका ये नाम होगा, इसका ये नाम होगा, इसका ये नाम होगा, ऐसा मत करो। ये देखो कि कहाँ पे किस लैंग्वेज को बोलने वाले हैं। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मराठी बोलने वाले थे, इसको महाराष्ट्र, मराठी महाराष्ट्र कर दो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बोलने वाले थे, गुजराती बोलने वाले थे, उसको गुजरात कर दो। सो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्टेट्स वे फॉर्म, एंड ऑन नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। कल्चर के बेसिस पे भी नए स्टेट्स जो हैं फॉर्म कर दिए गए और लैंग्वेज के बेसिस पे भी फॉर्म कर दिए गए। उसके बाद क्या है, some states were formed on the basis of ethnicity and geography such as नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, है ना, कि जो खंड 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 ये बार बार आता है ना, ये सारे जो देश है खंड खंड वाले, है ना, झारखंड, उत्तराखंड, है ना, इवन नागालैंड, हालांकि उसमें खंड नहीं आता, अंड जरूर आता है, लेकिन नागालैंड अंड आता है ना लास्ट में, एंड, है ना, झारखंड में अंड आता है, नागालैंड में एंड आता है, बट प्रोनाउंसिएशन तरीका अलग है। एनीवेज पॉइंट क्या है, यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं उनको तो लैंग्वेज के आधार पे और कल्चर के आधार पे, लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे बांट दिया गया कि ये यहाँ पे ये जो लोग हैं इनका लैंग्वेज और कल्चर एक ही है, ये एक स्टेट, ये जो लोग हैं इनका लैंग्वेज और कल्चर एक ही है, ये एक स्टेट कर दो, ठीक है। कुछ स्टेट्स को इन्होंने बांटा ज्योग्राफी के ऊपर और एथनिसिटी के ऊपर, ठीक है, ज्योग्राफी के ऊपर और एथनिसिटी के ऊपर कुछ स्टेट्स को इन्होंने बांट दिया। एथनिसिटी मतलब क्या होता है, एथनिसिटी मतलब होता है कि भाई आपके पूर्वज या आपका रेस, इसके बेसिस पे, रेस यानी कि कलर ऑफ द स्किन, इसके बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, एंसेस्टर्स या कलर ऑफ योर स्किन, एंसेस्टर्स या रेस के बेसिस पे, या आपकी ज्योग्राफी के बेसिस पे कुछ स्टेट्स को बांट दिया गया। Some were concerned that it might lead to disintegration of the nation, but that worked well and effectively. Basically, what did the Indian Constitution did well, or what did the Indian freedom fighters did well? After the India gained its independence in 15th of August 1947, how federalism was practiced? Number one, the concept of linguistic states was introduced. The concept of linguistic states means that the states were formed on the basis of language as well as on the basis of culture, कि स्टेट्स जो हैं उनको फॉर्म किया गया भाषा के आधार पे और संस्कृति के आधार पे, ठीक है। दूसरा, कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जिनको फॉर्म किया गया एथनिसिटी के आधार पे और ज्योग्राफी के आधार पे। एथनिसिटी यानी कि उनके एंसेस्ट्रल वाइज एक होने चाहिए, और एथनिसिटी में मतलब कलर ऑफ योर स्किन, रेस और एंसेस्ट्री एक होनी चाहिए। उसके बेसिस पे कुछ स्टेट्स को फॉर्म किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि काफी लोगों को ये डर था कि लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी के हिसाब, ज्योग्राफी एथनिसिटी हटा दो, मेन अगर लैंग्वेज के हिसाब से देश को बांटोगे तो इससे नेशनल डिसइंटीग्रेशन होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, और सब कुछ बढ़िया से हो गया। उसके बाद हमें बताया जाता है लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में, है ना, कि अब इंडिया ने ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की जो बात हमने की, इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी। देखो, हमको लगता है हिंदी बहुत फेमस है, बट पुराना स्टैटिस्टिक है ये, जब आपकी बुक छपी थी तब अराउंड 40% पीपल, या अराउंड नहीं, एक्चुअली मोर देन 40% स्पीकर, बिटवीन 43 to 45
मतलब 50% से कम, मतलब अराउंड 40% लोग इंडिया में जो हैं वो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। देखो और भी ऐसे लोग हैं जो हिंदी समझ सकते हैं, बट सिर्फ 40% लोग हैं जो हिंदी बोल सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी को बहुत ज़्यादा सेफ गार्डिंग जो है प्रोवाइड किया गया, हिंदी को बचा करके चलो, क्योंकि हिंदी को नहीं बचाओगे तो 40% देश तो ऐसे ही टूट जाएगा। सो हिंदी को तो बचाओ, पर साथ ही साथ और भी भाषाओं को बचाना चाहिए। सो इंडिया ने क्या किया, किसी भी लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये सही नहीं होगा, हम कह सकते हैं इंडिया ने किसी भी लैंग्वेज को अपनी नेशनल लैंग्वेज कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। इंडिया ने क्या नहीं किया, किसी भी लैंग्वेज को कभी भी अपनी नेशनल लैंग्वेज जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया। सभी देशों में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, बेल्जियम में है, स्पेन में है, ग्रीस में है, पाकिस्तान और चाइना तक में है ना। हर देश के पास अपनी नेशनल लैंग्वेज है, बट इंडिया ने अपनी डाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में फ़र्क क्या होता है, नेशनल लैंग्वेज एक ही होती है या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 रख सकते हो, ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी भी रख सकते हो। नेशनल लैंग्वेज वो पूरे देश की एक लैंग्वेज होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है कि मतलब ऑफिशियल पेपर वर्क वो 2 से ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप महाराष्ट्र में कोई पेपर वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आप मराठी में पेपर वर्क कर सकते हो, आप हिंदी में पेपर वर्क कर सकते हो, और इंग्लिश में भी आप दस्तावेज पढ़ सकते हो, पढ़वा सकते हो, बना सकते हो, बनवा सकते हो, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 1 से ज़्यादा हो सकती है। नेशनल लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 होगी, उससे ज़्यादा आप किसी देश में नहीं देखेंगे। बट इंडिया ने किसी भी लैंग्वेज को अपनी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है ना। उसमें हिंदी है और साथ ही साथ 21 और भाषाएं हैं जिन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। और हमने क्या किया, हमने 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो है अडॉप्ट किया। 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर ये होगा कि देखो कि हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, कि मतलब कोई भी स्टेट ऐसा नहीं बोल सकता, कल को मानो राजस्थान ऐसा नहीं बोल सकता, या मानो गुजरात, कोई भी स्टेट ले लो ना, गुजरात कल को ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे स्टेट में सिर्फ गुजराती भाषा में ही काम होगा, नहीं। 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर यानी कि 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हर स्टेट में कंफर्म है, हिंदी और इंग्लिश। इनके अलावा जो तीसरी लैंग्वेज है उसको कोई भी स्टेट जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। या तो कोई स्टेट चाहे तो कहे तो ठीक है हमको तीसरी भाषा नहीं चाहिए, हिंदी इंग्लिश चलेगा, या तो तुम्हारे स्टेट में या तुम्हारी लोकेलिटी में, तुम्हारी एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में जो भाषा बोली जाती है। तो अब हम समझते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा सिचुएशन जब अब पावर ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लोकल बॉडी को पूरी की पूरी पावर दे दी जाती है। ये कुछ सिनारियोज होते हैं जब लोकल बॉडीज को पूरी पावर दे दी जाती है। देखो जब मैं कहता हूं कि पावर ना सेंटर के पास होती है ना स्टेट के पास होती है, पूरी की पूरी पावर लोकल बॉडीज को दे दी जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि सेंटर स्टेट की सारी पावर उनको मिल गई। इसका ये मतलब है कि कुछ इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल कि मानो कि आपको पहाड़ पर सड़कें बनवानी है, ठीक है, तो अब ये सड़कें कहां से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहाड़ तो इतना बड़ा है ना, पहाड़ के इस हिस्से से सड़क बनाना शुरू करेंगे या पहाड़ के इस हिस्से से सड़क बनाना शुरू करेंगे या पहाड़ के बीच से सड़क बनाना शुरू करेंगे। ये तो पहाड़ी लोगों को पता होगा कि पहाड़ का कौन सा हिस्सा सड़क बनाने के लिए ठीक है, पहाड़ का कौन सा हिस्सा सही रहेगा, कौन सा हिस्सा गलत रहेगा। वो लोग जो उस पहाड़ को सदियों से जानते हैं, जिनकी पुश्तें वहां पर रही है और आज भी वो लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे कोई लोकल इशू हो गया, कोई लोकल डेवलपमेंट हो गया जिसके बारे में लोकल्स को पूरी नॉलेज है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ये होता है कि लोकल्स को उस एक डेवलपमेंट के लिए, उस एक चीज को पूरा करने के लिए पावर दे दी जाती है। सिर्फ सड़क बनाने की पावर दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि स्कूल खुलवाने की पावर, पानी का बंदोबस्त कराने की पावर, या उस स्टेट में अगर और कहीं पे दुकानें खुलवानी है, मॉल्स बनवाने हैं, उन सब की पावर नहीं, ये सारी पावर उनको नहीं दी जाती। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है it is a concept and it is also a provision into the Indian Constitution as per which certain powers related to certain issues are given completely
to the local government, या decentralization is the process, या decentralization is a provision in the Indian Constitution as per which all the powers related to a particular issue, या ये सब भी हटा दो. Decentralization is simple when the power is taken away from the central and state government and given to local government. सीधी सी बात है, when the power is taken from the center and the state and given to the local government, this is known as decentralization. All right. अब यहां पे समझना क्या होता है, जो मैं समझा चुका हूं. देखो, डिसेंट्रलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि पूरी पावर सेंटर की दे दी गई लोकल गवर्नमेंट को, पूरी पावर स्टेट की दे दी गई लोकल गवर्नमेंट को. ना 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 बच्चों, बेटा सुनो, बेटा डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सिर्फ कुछ लोकल इश्यूज से रिलेटेड, जिन इश्यूज को लोकल गवर्नमेंट उत्तम तरीके से सॉल्व कर सकती है, सिर्फ उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो कुछ पावर चाहिए. जैसे सड़क बनाना है तो सिर्फ सड़क बनाने की पावर दी जाएगी, समझ रहे हो ना. तो कुछ इश्यूज, कुछ पावर्स, कुछ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, जिससे लोकल गवर्नमेंट बेटर सॉल्व कर सकती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से. कुछ पावर्स जब हम सिर्फ लोकल गवर्नमेंट को देते हैं या ज्यादा पावर्स उनको देते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसी बारे में. ऑलराइट, अब डिसेंट्रलाइजेशन के वाइज क्या है, कारण क्या है डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए. एक तो कई बार होता है कि कोई स्टेट मानो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचता है कि यार मैं हर जगह, हर गली कस्बे में थोड़ी सड़क बनवाऊंगा, वहां मच्छर ज्यादा हो रहे हैं तो मैं थोड़ी जाके ढिंडोरा पिटवाऊंगा हर जगह कि पानी मत जमा करो, ये मत करो, वो मत करो. ये पावर ना लोकल बॉडी को दे देते हैं कि लोकल बॉडीज के पास अब पावर है कि वो जहां चाहे वहां पे ढिंडोरा पिटवा सकती है, वहां पे मॉस्क्यूटो अवेयरनेस, मलेरिया अवेयरनेस, HIV अवेयरनेस कैंप्स करवा सकती है, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, वो जहां चाहे सड़क बनवा सकते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगवा सकते हैं. ये सारी की सारी पावर भैया हम किसको दे देते हैं, लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं. क्योंकि हमारा स्टेट, देश तो भूल जाओ, देश तो बहुत बड़ा है, स्टेट गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि काफी सारी पावर्स जो हैं वो हम लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं. क्योंकि हमारा स्टेट बहुत ज्यादा बड़ा है, हम सब कुछ सब नहीं कर सकते, तो उनको कुछ पावर्स हम दे देते हैं. ठीक है. और अब वो जो सड़क बनाने की पावर है, वो मलेरिया कैंप्स या ब्लड डोनेशन ड्राइव्स ऑर्गेनाइज कराने की पावर है, ये पावर्स पूरी के पूरी तरीके से लोकल गवर्नमेंट के पास होगी. ऑलराइट. तो कई बार वास्टनेस ऑफ द स्टेट्स, या आपका स्टेट कितना लार्ज है, या इंग्लिश में एक सिंपल 3 अक्षर का शब्द है, आपका स्टेट कितना बिग है, उसके लिए ये हो जाएगा. दूसरा, लोकल डाइवर्सिफिकेशन या मोर लोकल नॉलेज टू द लोकल्स. सब जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, मोर लोकल नॉलेज टू द लोकल्स, कि अब मानो पहाड़ पे सड़क बनानी है तो पहाड़ के किस हिस्से से बनाना शुरू करोगे, ये पहाड़ी लोगों से पूछो ना. कितना भी बड़ा आर्किटेक्ट ले आओगे, इंजीनियर लेके आओगे, वो उस पहाड़ को स्टडी करेगा, उसको बहुत टाइम लगेगा, फिर भी उसको उस पहाड़ का चप्पा चप्पा नहीं पता होगा, उस पहाड़ का कोना कोना किसे पता होगा, उसे जो सालों से, जिनके पूर्वज मतलब पुश्तैनी समय से रह रहे हैं उस जमीन पर, उस पहाड़ पर. तो मोर नॉलेज टू द लोकल्स की क्यों डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ती है. डिसेंट्रलाइजेशन क्या है सर, जब कुछ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए उन इश्यूज से रिलेटेड पूरी पावर सेंटर और स्टेट को नहीं, पूरी पावर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, सेंटर और स्टेट से लेकर, ऐसा भी लिख सकते हैं. उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा, एक तो जब स्टेट बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो ये जो छोटे मोटे छुटपुट इश्यूज है, इससे रिलेटेड पूरी पावर स्टेट गवर्नमेंट किसको दे देता है, लोकल बॉडीज को. दूसरा, मानो लोकल एरिया में कोई प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लोकल्स की मदद चाहिए, क्योंकि लोकल्स को उस एरिया के बारे में सब कुछ पता है. तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, लोकल्स को ही उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे देते हैं और उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की पूरी पावर दे देते हैं. तीसरा रीजन क्या है, नीड फॉर पावर शेयरिंग, की पावर शेयरिंग होना चाहिए. कि कई बार ऐसा होता है ना कि लोकल लोग सोचते हैं हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, कि फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एक आदिवासी ग्रुप है, मतलब छोटा यानी कि ऐसा भी नहीं 10-20 लोगों का, 200, 400, 2000 लोग होंगे. एक ट्राइबल है, एक ट्राइब है बहुत बड़ा, है ना, जो रहता है, तो उसको भी आप कुछ पावर्स दे देते हैं कि ये जो फॉरेस्ट का एरिया है इसे प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, हंटिंग और पोचिंग से. हंटिंग मतलब क्या होता है, शिकार करना. पोचिंग मतलब क्या होता है, जानवरों की तस्करी करना.
पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने उस जंगल को प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी दे दी। अब वो जो आदिवासी गुट है वो तो वहीं पे जमानों से रह रहे हैं, वहीं पे पैदा हुए हैं, उनको तो जंगल का चप्पा चप्पा पता है, उनको तो मुंह जबानी याद होगा, यहाँ शेर रहते हैं और वहाँ घोड़े दौड़ते हैं, यहाँ मछलियाँ मिलती है और इस हिस्से में नदी के मछलियाँ नहीं मिलती, तो वो उस फॉरेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व कर पाएंगे। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका नीड इसकी क्यों होती है? ठीक है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का जो है आप बर्डन कम कर देते हो, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का बोझ कम कर देते हो। दूसरा आप लिख सकते हो कि इट हेल्प्स टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें अब और ज्यादा लोग जुड़ गए। कि एक समय था ना, फॉर एग्जांपल, जब वो ट्राइब जो थी या वो जो पूरा का पूरा ट्राइब था वो आपकी गवर्नमेंट से कट चुका था, पर अब आपने उन्हें जिस जंगल में वो ट्राइब रहता है उस जंगल को हंटिंग से, पोचिंग से या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के साथ उनको काम करने के लिए लगा दिया, है ना। आईएफएस जो होता है वो दो होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है जो जंगलों में घूम घूम के हंटिंग, पोचिंग, इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर काम करते हैं, है ना, प्रिजर्वेशन फॉरेस्ट और अनप्रिजर्वेशन फॉरेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, और एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस जो भारतीय दूतावास में बैठते हैं, बेसिकली डिप्लोमेट्स, जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट या एलिट मोस्ट सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या है इन सब चीजों में? पॉइंट यहां पे ये है कि अब पहले क्या होता होगा कि जो एक आदिवासी दल है, वो जो ट्राइब है, वो एकदम ही अलग था, समाज से अलग थलग था, अलग मान्यताएं थी, उनको लगता होगा यार हमारा तो, हम भारत में तो रहते हैं पर भारतीय कानून मतलब हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, भारत सरकार कुछ करती ही नहीं है। अब क्या किया कि भारत सरकार ने, या वो जिस स्टेट में वो ट्राइब रहता है उसी स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको एक जिम्मेदारी देते हैं, क्योंकि आप इस जंगल को हमसे बेहतर तरीके से, हमारे सरकारी अफसरों से बेहतर तरीके से जानते हो, इसलिए आप ये जिम्मेदारी ले लो, अगर आप लेना चाहो तो, जबरदस्ती नहीं दे सकते, कि इस जंगल में हंटिंग और पोचिंग की एक्टिविटीज जो है उसे बंद कर देना। तो हम आपको वर्दी देंगे, हम आपको जिम्मेदारी देंगे, हम आपको कुछ हंटिंग और पोचिंग से रिलेटेड लॉज बनाने की ताकत भी दे देंगे कि 5 बजे के बाद कोई टूरिस्ट जंगल में फोटो खींचने नहीं आ सकता, ये बहाना बनाओगे तो जेल में डाल देंगे। आप लॉज बना सकते हैं। ठीक है, पॉइंट है यहाँ पे कि लोगों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जोड़ना, पार्टिसिपेट करवाना, अलग अलग लोगों को, लोकल्स को भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करवाना। बर्डन जो है, बर्डन किसका? बर्डन कम करना सेंट्रल गवर्नमेंट का, या साथ ही साथ बर्डन कम करना स्टेट गवर्नमेंट का, है ना। और आप लिख सकते हो इट हेल्प्स टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, जो लोकल लोगों की प्रॉब्लम है वो लोकल लोग ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट कैन कम डायरेक्टली एज अ पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव। स्कूल्स ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है? व्हाट इज नोन एज, क्या? What is known as the schools of democracy? Schools of democracy किसे कहा जाता है? What is known as the schools of democracy? So the local self governments are known as the schools of LSG. LSG की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे NSG कमांडोज होते हैं वैसे LSG लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम स्कूल्स ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्वेश्चन पूछ सकती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, कि व्हाट आर स्कूल्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकल LSG यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, या म्युनिसिपल कोऑपरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विल बी द राइट आंसर फॉर स्कूल्स ऑफ डेमोक्रेसी। स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सिर्फ लोकल गवर्नमेंट ना 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 ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है जब आपने लोकल्स को पावर दे दी, लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दी। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। अब हाउ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज बीन गिवन मोर पावर? 1992 में 1992 में एक एक्ट पास किया गया जिससे जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, यहां पे तो लेवल लिखा है पर कुछ लोग यहां पे टायर भी लिखते हैं, द थर्ड टीयर या द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है, ठीक है, दैट इज द लोकल बॉडी, है ना। वहां पे क्या हुआ? वहां पे रेगुलर इलेक्शंस होने लगे, SC और ST ग्रुप्स को रिजर्वेशन दिया गया, साथ ही साथ विमेन को भी रिजर्वेशन दिया गया। कितना रिजर्वेशन दिया गया? 1/3 रिजर्वेशन, 1/3
जो है सीटें औरतों के लिए स्थायी रूप से रख दी गई। फिर स्टेट्स वे टू एड फाइनेंशियली टू एलएसजी, जो मैंने आपको बताया था एलएसजी का मतलब क्या है, एलएसजी का मतलब अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो राज्य सरकारें हैं उनका काम है कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट है, आपके यहाँ पे जो पंचायत है, पंचायती राज है, आपके यहाँ जो म्युनिसिपल कोऑपरेशंस है, जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको आपको फाइनेंशियल एड भी देना होगा। आप उनको टाइम टू टाइम पैसे भेजते रहेंगे ताकि वो लोकल गवर्नमेंट्स अपने लोकल एरिया में आपके भेजे हुए पैसों से डेवलपमेंट का काम जो है वो जारी रख सके। साथ ही साथ सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज फॉर्म्ड। ठीक है, देखो ऐसे याद रखना, एक है ईसीआई और एक है ईसीएस। एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका काम होता है भाई जब राष्ट्र स्तर पे चुनाव होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि ये सुनिश्चित करना, ये इंश्योर करना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। एक होता है ईसीएस, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, या इसको कुछ लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हैं पर उसको याद रखने में दिक्कत होगी, तो आप ईसीआई और ईसीएस से याद रखो। शॉर्ट फॉर्म नहीं याद रहता मत रखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना याद रहेगा। फिर याद रखना इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, या ऐसे याद रखना नेशनल लेवल पे एक इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट लेवल पे एक इलेक्शन कमीशन होता है। नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम है कि नेशनली जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वो इस चीज को इंश्योर करे कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। उसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमीशन का या इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट का काम है कि उस स्टेट में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो लोकल बॉडी के लिए हो रहे हो या पूरे स्टेट के लिए हो रहे हो, उस स्टेट में जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री और फेयर तरीके से हेल्दी कंपटीशन से हो, ये इनका काम है। ये दोनों ही बॉडीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, ये दोनों ही बॉडीज इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है। इनके ऊपर ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जोर चलता है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट का जोर चलता है कॉन्स्टिट्यूशनली। ऑलराइट, तो डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया कैसे हुआ? 1992 में एक लॉ पास कर दिया गया। कब पास किया गया? 1992 में एक लॉ पास किया जिसके तहत जो है एम्पावर किया गया, या बेसिकली मोर पावर किसको किया गया, या एक तरीके से स्ट्रेंथन किया गया, है ना, किसको? किधर? थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, इसको ज्यादा पावर दे दी गई। अब डिसेंट्रलाइजेशन में पॉइंट्स क्या लिखोगे? 1/3 रिजर्वेशन विमेन को, SC ST रिजर्वेशन विमेन को 1992 के एक्ट के तहत ये सब हुआ। साथ ही साथ रेगुलर इलेक्शंस वहां पे करवाए जाने लगे, उनको फाइनेंशियल एड दिया गया कि पैसा भी तुमको दिया जाएगा, पैसे से काम करो। तो ये सारी चीजें जो है डिसेंट्रलाइजेशन में आप लिख सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों होता है? डिसेंट्रलाइजेशन तब होता है जब लोकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को पूरी पावर उस इशू से रिलेटेड दे दी जाती है। ठीक है, इसके फायदे क्या होते हैं? एक तो लोकल्स को उस इशू के बारे में या लोकल गवर्नमेंट को उस इशू के बारे में ज्यादा पता है, तो जो LSG है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो उस इशू को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएगी, है ना। साथ ही साथ आप कह सकते हो कि जब कोई स्टेट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है या अगर सिग्निफिकेंटली भी बड़ा है, तो सिग्निफिकेंटली भी बड़ा है तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर छोटा मोटा इशू सॉल्व करेगा, है ना, कि वहां मच्छर ज्यादा हो रहे हैं तो चलो मच्छरदानी लगाओ। ये आदेश राज्य सरकार थोड़ी देगी, ये आदेश लोकल गवर्नमेंट देगी। तो लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दे दी गई कि वो अपनी अपनी लोकेलिटी के जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो लोग देखे, स्टेट के अफेयर्स देखेगी, नेशनल गवर्नमेंट नेशन के अफेयर्स देखेगी। ठीक है, तो ये एक फायदा है डिसेंट्रलाइजेशन का। साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन ये करता है कि पार्टिसिपेटरी बना देता है डेमोक्रेसी को। वो मैंने आपको ट्राइब के एग्जांपल से समझाया था कि वो आदिवासी लोग जो सोचते थे हम तो भाई अलग ही है, ये तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देते, उन्हीं आदिवासियों को अगर उस जंगल को प्रिजर्व करने की, हंटिंग और पोचिंग से बचाने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो भी बहुत कमाल की चीजें हो जाएंगी। सो पार्टिसिपेटरी बनाता है ये पूरी की पूरी चीजों को, एंड दे आर नोन एज द स्कूल्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, कि बेसिकली जब हम LSG की बात करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द स्कूल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये नाम आपको याद रखना है ना। दिस कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली एज अ 1 मार्क क्वेश्चन। ऑलराइट, अब स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फिर अब तक LSG क्या होता है ये तो आपने हमको बता दिया, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है, देखो
गांव के केस में क्या होता है, एक ग्राम पंचायत होती है जिसको ग्राम सभा बनाते हैं और एक सरपंच होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होता है, सरपंच होता है। सरपंच बेसिकली हेड होते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। याद नहीं रखना है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा, बस याद नहीं रखना है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेना कि ग्राम पंचायत होती है ना, ग्राम सभा होता है, पंचायत का हेड तो पंच है, सरपंच पंच लिखो एक ही बात है, ठीक है। ब्लॉक लेवल में क्या होता है, पंचायती समिति, पंचायत मेंबर्स, बीडीओ, है ना, ये सब भूल जाना, दो दो चीजें याद रखो। गांव के लेवल पे एक तो होता है ग्राम पंचायत और एक होता है सरपंच, इतना याद रखना, ठीक है। ब्लॉक के लेवल पे एक होती है पंचायती समिति, है ना, और एक होता है बीडीओ ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक होता है आपका जिला परिषद और एक होता है आपके जिला चेयरपर्सन, है ना, ये आपको याद रखना है। ये बेसिकली पंचायती राज, पूरा का पूरा पंचायती राज आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कि गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, एक ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत को बनाती है, ठीक है। ग्राम सभा से ही ग्राम पंचायत के लोग निकलते हैं। पंचायत, जहां पे भी पंचायत लिखा गया है आंख बंद करके लिख देना, 5 ही लोगों की बात हो रही है जनाब। पंचायत 5 लोग, पंच 5, पंजाब भी उसको वही पता है, 5 नदियों का, जो इंडस नदी है ना उसकी भी बहुत 5 ट्रिब्यूटरीज थी, इसलिए पंजाब उसको कहा जाता था। पॉइंट क्या है यहाँ पे कि पंच यानी कि 5, तो ग्राम पंचायत में 5 लोग होते हैं, इन 5 लोगों को ग्राम सभा चुनती है ना, और इनका जो लीडर है सीधी सी बात है वो सरपंच साहब। पंचायत को कौन, सरपंच लीड करता है। ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, एक पंचायती समिति होती है, ये सब भूल जाओ, एक पंचायती समिति होती है और एक बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, और बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये एक सरकारी पोस्ट है, इसके लिए आपको स्टेट का सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करके आना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, एक जिला परिषद होती है, जिला अधिकारी जिसको जिला चेयरपर्सन भी कहते हैं, ऑलराइट। अब हम अर्बन या शहरों को देखते हैं। शहर सिंपल है, देखो, या तो म्युनिसिपैलिटी होगी या म्युनिसिपल कोऑपरेशंस होंगे। म्युनिसिपैलिटी छोटे मोटे टाउन्स में होती है, ठीक है, शहर में बहुत सारे टाउन्स हैं, और जो बिग सिटीज हो गई जैसे मुंबई हो गया, थाने हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, है ना, लुधियाना हो गया, यहाँ पे म्युनिसिपल कोऑपरेशंस होंगे। म्युनिसिपैलिटी छोटे शहरों के लिए, म्युनिसिपैलिटी टाउन्स के लिए, म्युनिसिपल कोऑपरेशंस बड़े शहरों के लिए, म्युनिसिपल कोऑपरेशंस बिग सिटीज के लिए। म्युनिसिपैलिटी छोटे शहरों के लिए, एमएनसी या म्युनिसिपल कोऑपरेशंस बड़े शहरों के लिए, है ना। अब म्युनिसिपैलिटी को कौन लीड करता है, म्युनिसिपैलिटीज को म्युनिसिपल चेयरपर्सन, और यहाँ पे एक मेयर होता है जो पूरी म्युनिसिपल कोऑपरेशन को लीड करता है। बेसिक स्ट्रक्चर है, आप चाहे तो मैं साइड में हट जाता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट जो है बहुत इजीली आप जो है ले सकते हैं, ठीक है, ऊपर से देख लेना। अब एक क्वेश्चन जो डायरेक्टली कई बार आ जाता है, डेफिशिएंसीज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कि भैया आपने हमको ये तो बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन की क्या होता है, कि कुछ लोकल इशू को एड्रेस करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को उस इशू से रिलेटेड पूरी पावर दे दी जाती है कि भैया तुम अपने हिसाब से डील करो, ना सेंटर इंटरफेयर करेगा ना स्टेट इंटरफेयर करेगा, पैसे देंगे, मदद देंगे, रिसोर्सेस देंगे, पर डील कैसे करना है वो तुमको तय करना है, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो जाती है, सब लोगों को, लोकल्स को भी पावर मिल जाती है ना। स्टेट बहुत ज्यादा बड़ा है तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हल्का हो जाता है ना। साथ ही साथ लोकल्स को लोकल नॉलेज, लोकल गवर्नमेंट को, देखो जो लोकल लोग हैं वही तो लोकल गवर्नमेंट बनाएंगे ना, तो जो लोकल गवर्नमेंट है उसको लोकल इश्यूज के बारे में ज्यादा नॉलेज होता है, लोकैलिटी के बारे में ज्यादा नॉलेज होता है, तो ये सारी बेनिफिट्स तो हैं। डिसएडवांटेज क्या है एलएसजी का, यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका कोई ना कोई डिसएडवांटेज तो होगा ना। उसका डिसएडवांटेज क्या है, इनकी फाइनेंशियल नीड्स या डेफिशिएंसीज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। डेफिशिएंसीज यानी कि डिसएडवांटेज नहीं, इनको क्या क्या परेशानियां होती हैं। देखो, एक तो होता है कि इनकी फाइनेंशियल नीड होती है कि अपनी लोकैलिटी में चाहे आपको वृक्षारोपण करना हो या आपको पोलियो का बूथ कैंप लगाना हो, यानी कि आपको ट्री प्लांटेशन भी ऑर्गेनाइज करना है ना। अ सिंपल एक्टिविटी या सिंपल इनिशिएटिव एज सिंपल एज ट्री प्लांटेशन, अगर आपको ये भी करना है तो इसके लिए भी पैसा चाहिए,
और लोकल बॉडीज में जो छोटी छोटी लोकेलिटीज को देखती है ना, ये लोग तो टैक्स वैक्स लेते नहीं, तो उनके पास पैसों की प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल नीड्स होती है, इररेगुलर मीटिंग्स होते हैं। क्योंकि देखो लोकल बॉडीज में जो है अक्सर गांव के, समाज के, छोटे छोटे कस्बों के, शहरों के लोग आते हैं, उनके पास अपनी भी तो रोजमर्रा की जिंदगी है ना, वो कहाँ रोज हफ्ते दर हफ्ते तुम्हारे लिए हम मीटिंग के लिए आएंगे, है ना। साथ ही साथ विमेन का इनएक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। ये देश वो कहता है, ये देश ये मानता है कि नारियों का ही सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब सब उन्हीं के लिए हो, पर सम्मान करना चाहिए। देखो जब कोई कहता है ना, देखो शुभम सर का लेक्चर है तो कुछ सीख कर ही जाओ, कहीं से भी कहीं चले जाता है लेक्चर कई बार। देखो जब कोई कहता है ना मेल और फीमेल, तो वहां पे जेंडर की बात नहीं हो रही है, वहां पे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की बात हो रही है ना। कि वहां पे बेसिकली पुरुष जो शब्द है ना, पुरुष का मतलब मेल तो होता ही नहीं है, पुरुष का मतलब होता है परमात्मा का अंश। सीधी सी बात है, परमात्मा का अंश तो मेल भी है, परमात्मा का अंश तो फीमेल भी है। अरे है कि नहीं है ना, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है। जब कोई कहता है ना कि इस देश में स्त्रियों का सम्मान होता है, इस देश में देवों से अधिक देवियां हैं, तो इसका मतलब वो सिर्फ किसी जेंडर की बात नहीं कर रहे, वो किसी एक गुण की बात कर रहे हैं। और वो गुण धीरे धीरे जाता जा रहा है। जैसे ममता जो है वो पुरुष के अंदर भी हो सकती है। ममता से आप एक पेड़ उगा सकते हैं, किसी पशु को पाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ममत्व क्या होता है कि अपना सर्वस्व जब आप न्यौछावर कर दे, कि बिना ज्यादा कुछ सोचे, कुछ एक्सपेक्ट किए बिना, अनकंडीशनल लव जो है, इट इज अ फॉर्म ऑफ ममता, वो एक ममता ही है। पॉइंट क्या है इन सब चीजों में सर? बच्चों पॉइंट इन सब चीजों में ये है कि जब कोई कहता है ना कि विमेन को स्पेशल पार्टिसिपेशन, कि विमेन के लिए ये करो, विमेन को लिए वो करो, तो वो इसलिए क्योंकि विमेन इंपॉर्टेंट है। एक रीजन तो ये है कि कई सालों तक उनको नेग्लेक्ट किया गया, तो अब उनको साथ में लेकर के आना जरूरी है। और जब कोई स्त्री की बात कर रहा है या फेमिनाइन की बात कर रहा है ना, तो वो एक क्वालिटी की भी बात कर रहा है। अ मेल कैन बी एज फेमिनाइन एज अ फीमेल एंड अ फीमेल कैन बी एज मैस्कुलाइन एज अ मेल, है ना। सीधी सी बात है। सो फेमिनाइन इज अ क्वालिटी दैट नीड्स टू बी नर्चर्ड, है ना। रॉक्स कैन ग्रो एनीवेयर बट फ्लावर्स नीड्स टू बी नर्चर्ड, और ये नर्चरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फेमिनाइन क्वालिटी की रिस्पेक्ट की जाती है और वो किया भी जाना चाहिए। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? एक तो उनके लिए फाइनेंशियल नीड्स, पैसों की प्रॉब्लम होती है, उनकी मीटिंग्स रेगुलर नहीं हो पाती क्योंकि लोकल्स की अपनी डे टू डे लाइफ्स होती हैं। साथ ही साथ विमेन का इनएक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, जिस वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द I cannot say one of the important questions, but one of the good questions that can come for your examination by the central board. What undermines the spirit of federalism? What undermines the spirit of federalism? Federalism का जो spirit है उसे undermine क्या चीज करती है? Undermine का मतलब क्या होता है? उसको depreciate क्या चीज करती है? Alright, यहाँ पे पीला रंग ले लेते हैं, खुल जाए यार। सेंटर मिसयूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वाज कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज। दूसरा आप क्या लिख सकते हो कि कोएलिशन गवर्नमेंट्स लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर, कि कोएलिशन गवर्नमेंट लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर, शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे? व्हाट अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म? क्या चीज फेडरलिज्म की स्पिरिट को डेप्रिशिएट कर देती है या नीचे गिरा देती है? ठीक है, जब सेंटर अपनी पावर्स को मिसयूज करता है, जब केंद्र सरकार अपने अधिकारों को, अपनी शक्ति को मिसयूज करती है स्टेट गवर्नमेंट को और उसकी राइवल, मतलब देखो जब होता क्या है कि मानो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, मानो स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार है, दोनों राइवल पार्टीज है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? जानबूझ करके वो सोचेगी कि जो मेरी योजनाएं हैं वो मानो स्टेट गवर्नमेंट में मैं लागू ना, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। मानो एक गवर्नमेंट ए है सेंटर में, एक गवर्नमेंट बी है स्टेट में। सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझ के स्टेट गवर्नमेंट के काम में अगर रोड़ा लगाती है या स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट फंड्स नहीं दिए जाते ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पाए, स्टेट गवर्नमेंट 5 साल के टेन्योर में डेवलपमेंट ना कर पाए और अगले टर्म में जनता स्टेट गवर्नमेंट की सरकार गिरा दे और ए पार्टी की सरकार वहां बना दे, अगर ऐसा सब कुछ होता है तो वो डेप्रिशिएट करता है या गिरा देता है किसको? द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को। ऑलराइट, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया है?
coalition governments led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments. की coalition government is very important, कि coalition government जो है इसकी वजह से पावर शेयरिंग जो है वो अच्छे से हुई। पर कोएलिशन गवर्नमेंट में भी कई बार क्या होता है, कोएलिशन गवर्नमेंट में भी कई बार कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के टाइम पे हुआ था कि सरकार बहुत कम समय के लिए रही थी, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के सरकार बनाई थी और बहुत कम समय के लिए रहा। उस वक्त ये भी बातें कही गई कि अटल जी की सरकार में बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। हालांकि बाद में जब सरकार गिर गई उसके बाद जब सर्वेस किए गए थे, एंड दिस इज ऑल ऑफिशियल, आजकल गूगल है, इंफॉर्मेशन एज है, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ द अटल बिहारी वाजपेयी कोलैप्स, उसके बाद जो सर्वेस किए गए उससे पता चला, क्योंकि देखो सर्वे करने में टाइम लगता है ना, सरकार तो उतने समय भी नहीं रही जितना समय लगता है एक सर्वे करने में। तो जब बाद में सर्वेस किए गए तो उसके अनुसार पता चला कि एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा था अटल जी की सरकार में काफी ज्यादा। पर उस समय कहा गया अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, है ना, ये सारी चीजें कही गई, काफी सारी चीजें हुई, तो इस वजह से सरकार गिर गई, है ना। कोएलिशन गवर्नमेंट की वजह से सरकार गिरी क्योंकि किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं था, किसी एक ने भी अपना सपोर्ट खींचा तो आप संसद में जो है फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाओगे। फ्लोर टेस्ट क्या होता है, जब संसद के जो सभापति महोदय हैं या महोदया है, मेल है या फीमेल है, वो कहते हैं कि अब आपकी जो गवर्नमेंट है उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होगी। और मेजॉरिटी कैसे प्रूफ की जाती है, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आपके साथ हैं, अगर आपके पास 2/3 में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपके लीडर के साथ तो आपकी सरकार रहेगी, नहीं तो आपकी सरकार गिरा दी जाएगी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और ये कुछ हुआ ही भी था, अटल जी की सरकार गिर गई और उसके बाद फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। सो व्हाट अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म? नंबर 1, कम ऑन, व्हाट अंडरमाइंस, स्लाइड हटा देता हूं मैं, व्हाट अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म? जब व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट misuses its power to create problems for the state government, number 1. Number 2, when because of the coalition government there is an unstable government, है ना, there's an unstable government, that also undermines the spirit of federalism। क्योंकि फेडरलिज्म कहता है कि पावर शेयरिंग इक्वली हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोएलिशन गवर्नमेंट में आप धमकी दोगे कि तुम ये काम मत करो वरना मैं सरकार गिरा दूंगा। ये क्या बात है यार, देश के हित में वो काम है तो काम होना ही चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ऑलराइट, सो बच्चों फेडरलिज्म चैप्टर यहीं तक था। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो और अब आप पूरी तरीके से तैयार है, फेडरलिज्म को समझ चुके हैं। मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं एड्यूहैप। देखते रहिए एड्यूहैप। आपके समय के लिए शुक्रिया। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.